नमस्ते दोस्तों। मोस्ट वेलकम टू यू ऑल ऑन मिस्टर लॉ चैनल। जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो पे बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ के बारे में जाना, जिसमें अपन ने सेक्शन 1 भी कवर किया कंपनीज एक्ट 2013 का। कई सारे लोगों ने कई सारी कंपनियों के बारे में सुना होगा, पर ये चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने बस नाम तो सुना है पर उन कंपनी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज नहीं ली। बस आप एक सही प्लेटफॉर्म पे हैं, एकदम सही प्लेटफॉर्म पे हैं सारी कंपनीज के इन डेप्थ नॉलेज को जानने के लिए। आज हम इस वीडियो पे जितनी भी कंपनीज हैं उन सब का इन डेप्थ नॉलेज लेंगे और साथ ही साथ हम उनके सेक्शंस भी कवर करेंगे। सो ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, so let's begin with the topic, that is section 2 definition। सेक्शन 2 सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ कंपनी। हम पढ़ेंगे, हम अपन ने ये तो बहुत सारी चीजें पढ़ी कि टाइप्स ऑफ कंपनी ये होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है ना। अपन ने ओपीसी कंपनी के बारे में भी बहुत कुछ सुना, फिर अपन ने सेक्शन 8 कंपनी के बारे में भी बहुत कुछ सुना, स्मॉल कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुना, पर लेकिन अपन ने कभी ये जानने की कोशिश की है किसके बेसिस के अंतर्गत आते हैं, कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो आज सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानने से पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि किस बेसिस के अंतर्गत कौन सा कंपनी आता है। हमें क्या जानना जरूरी है कि किस बेसिस के अंतर्गत कौन सा कंपनी आता है। तो सबसे पहला हमारा बेसिस आता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। किसके बेसिस से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेसिस से पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? चार्टर कंपनी। चार्टर कंपनी कौन होती है? एक ऐसी कंपनी होती है जो कि फॉर्म की जाती है। किसके द्वारा फॉर्म की जाती है? चार्टर के द्वारा फॉर्म की जाती है। और पास किसके द्वारा की जाती है? किंग और क्वीन के द्वारा फॉर्म की जाती है। जैसे कि एग्जांपल अपन लेना चाहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। अब नेक्स्ट मूव करेंगे अपन किसके बारे में? स्टेचुरी कंपनी के बारे में बात करेंगे, जो कि किसके द्वारा फॉर्म की जाती है? पास करके स्पेशल एक्ट। कहाँ? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है और फिर एक कंपनी को फॉर्म किया जाता है। जैसे कि अपनी ही बॉडी होगी, आईसीएसआई हो गई, आईसीआई होगी और भी इस तरह कई सारे, ठीक है। फिर इनकॉर्पोरेशन बेसिस के अंतर्गत लास्ट कंपनी आती है जिसे हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। ऐसी कंपनी जिसे क्या क्या कर दिया जाता है? रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। और उसी के अंतर्गत वो कहाँ डिफाइन की गई है? उसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 20 के अंतर्गत। उसे क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। तो हमने इनकॉर्पोरेशन के बेसिस में तीन चीजें पढ़ी। सबसे पहला 3 कंपनियों के बारे में पढ़ा। सबसे पहला हमने चार्टर कंपनी के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने स्टेचुरी कंपनी के बारे में पढ़ा और तीसरा हमने रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में पढ़ा। एक बार हम सारे बेसिस खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे चार्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं कंट्रोल्स के बारे में, ठीक है ना। कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे कौन कौन सी कंपनियां आती हैं? तो कंट्रोल के बेसिस पे सबसे पहला आता है गवर्नमेंट कंपनियां आती है, जो कि सेक्शन 2 के 45 में डिफाइन की गई है। फिर होल्डिंग कंपनी आती है जो कि सेक्शन 2 के सबसेक्शन 46 में डिफाइन की गई है। फिर आती है सब्सिडियरी कंपनी, जो कि सेक्शन 2 के सबसेक्शन 87 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत डिफाइन की गई है। फिर एसोसिएट कंपनी आती है जो कि सेक्शन 2 के सबसेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत डिफाइन की गई है। अभी आप ये सोच रहे होंगे मैं बस इनका नाम पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल सही, मैं अभी इनका नाम पढ़ रहा हूँ, फिर आने वाले जितने भी टॉपिक्स है हर एक टॉपिक एक एक कंपनीज के बारे में हम इनका इन डेप्थ नॉलेज पढ़ेंगे। बस अभी मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, किसके बेसिस के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। जैसे कि अपन ने पहला 2 बेसिस पढ़ा। पहला क्या पढ़ा? इनकॉर्पोरेशन बेसिस पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा अपन ने? दूसरा कंट्रोल बेसिस पढ़ा। अब अपन तीसरे में मूव करते हैं। तीसरा क्या बोलता है? लेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लेबिलिटी के बेसिस पे कौन कौन सी कंपनियां आती हैं? तो सबसे पहला आता है अनलिमिटेड कंपनी, जो कि डिफाइन की गई है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 92 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत डिफाइन की गई है। यूजली जो अनलिमिटेड कंपनी होती है, इंडिया में इसका कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, अपने इंडिया के बाहर ये कॉन्सेप्ट इसका अनलिमिटेड कंपनी का चलता है, पर इंडिया में यूजली इसका इतना कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। फिर नेक्स्ट हम मूव करेंगे तो क्या आता है? लिमिटेड कंपनी के बारे में आता है। किसके बारे में आ रहा है? लिमिटेड कंपनी के बारे में आ रहा है। तो लिमिटेड कंपनी जो होती है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है लिमिटेड बाय गारंटी, जो कि डिफाइन की गई है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 21 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत डिफाइन की गई है। और दूसरा आता है लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कि डिफाइन की गई है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 22 में डिफाइन की गई है। अब देखिए, अपन ने लिमिटेड बाय गारंटी भी पढ़ ली, लिमिटेड बाय शेयर भी पढ़ ली। जैसा कि मैंने आपको पहले भी यही चीज बताई कि इनके बारे में अपन को डिटेल पढ़ना है, पर आगे आने वाले टॉपिक्स पे पढ़ना है। हमने सारी चीजें कवर की है। अब अपन क्या पढ़ना है? लिमिटेड बाय शेयर्स जो होते हैं ना, उनके अंतर्गत की दो प्रकार की कंपनियां आती हैं। पहला आता है
प्राइवेट कंपनी, दूसरा आता है पब्लिक कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी है उसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 68 में डिफाइन किया गया है, और जो पब्लिक कंपनी है वो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 71 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने लेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ लेबिलिटी के बेसिस में हमने दो कंपनियों के बारे में पढ़ा, एक अनलिमिटेड कंपनी के बारे में पढ़ा और दूसरा लिमिटेड कंपनी के बारे में पढ़ा। अब हम मूव करना चाहते हैं जो अदर क्लासिफाइड, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सुना होगा ओपीसी कंपनी के बारे में, स्मॉल कंपनी के बारे में, फॉरेन कंपनी के बारे में। तो जितनी भी कंपनियां होती है ना, ये अदर क्लासिफाइड कंपनी के बेसिस पे आती हैं। तो सबसे पहले आता है ओपीसी, जिसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 62 के अंतर्गत। फिर दूसरा आता है सेक्शन 8 कंपनी, ये एक चैरिटेबल कंपनी होती है, इसके बारे में भी अपन डिटेल एक्सप्लेनेशन लेंगे आने वाले टॉपिक्स पे। ठीक है, फिर आता है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या है, इसे डिफाइन किया गया सेक्शन 2 के सबसेक्शन 85 में डिफाइन किया गया है। फिर लास्ट आता है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या बोलता है, किसा कहाँ डिफाइन किया गया है, इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत क्या किया गया है, इसे डिफाइन किया गया है। तो चलिए हम आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए, जो कि जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पास मेन आए कि आपको हर एक कंपनी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, हम उस चीज़ स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले ये हम आप जैसे कि हमने ये पहले भी बात की थी कि हम कंपनीज के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ में उनके सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और जिससे कि हमारा सेक्शन 2 पूरा कवर हो जाएगा, किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का। तो सेक्शन 2 में तो कई सारी डिफिनीशंस दी गई हैं, पर लेकिन जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम उसे पढ़ने वाले हैं। बाकी और भी डिफिनीशंस में ये नहीं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर इंपॉर्टेंट एज दे आर, पर लेकिन बस बात इतनी सी है कि ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ईजी डिफिनीशन है, आप अगर उन्हें एक बार रीड भी लेंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है आज के वीडियो पे हम वो सारे डिफिनीशन, सारे सेक्शन, सारी कंपनियों के बारे में कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ने एसोसिएट कंपनी के बारे में पढ़ना है, फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के बारे में पढ़ना है, फिर कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है इसके बारे में पढ़ना है, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ना है, लिस्टेड कंपनी के बारे में पढ़ना है, प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ना है, स्मॉल कंपनी के बारे में पढ़ना है, अनलिमिटेड कंपनी के बारे में पढ़ना है, कंपनी क्या होती है ये पढ़ना है, फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होते हैं इसे ही पढ़ना है, फॉरेन कंपनी के बारे में पढ़ना है, होल्डिंग कंपनी के बारे में पढ़ना है, ओपीसी के बारे में पढ़ना है, पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ना है, लास्ट बट नॉट लिस्ट सब्सिडरी कंपनी के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो चलिए हम एक एक करके हम सारी कंपनियों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 6 के अंतर्गत, किसके, कंपनीज एक्ट 2013 के एसोसिएट कंपनी के बारे में। एसोसिएट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, एक ऐसी कंपनी, इट मीन्स अ कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी इन विच सच अदर कंपनी होल्ड 20% और मोर ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड जॉइंट वेंचर ऑफ कंपनी। कोई बड़ी बात नहीं बोली गई, एक आसान सी बात बोली गई है, एक ऐसी कंपनी जिसके रिलेशन में कोई दूसरी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसके रिलेशन में कोई दूसरी कंपनी, जिस कंपनी में होल्ड करके बैठे हैं कितना, 20% या 20% से ज्यादा की टोटल वोटिंग पावर किसके, कंपनी के, और साथ ही साथ ये क्या इंक्लूड करते हैं, ज्वाइंट वेंचर कंपनी को भी इंक्लूड करते हैं। तो अपन ने एसोसिएट कंपनी में पढ़ा, सिंपल सी बात, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में एक मेरी कंपनी है, एक आपकी कंपनी है, ठीक है ना, एक XYZ कंपनी है, एग्जांपल लेते हैं, और दूसरी पे यार ठीक है। ठीक, तो अपन ने कुछ नहीं पढ़ा, अपन बस एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए XYZ कंपनी है और ABC कंपनी। XYZ को अपन क्या मान लेते हैं, एक ऐसी कंपनी जो ABC के 20% या 20% से ज्यादा के टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रही है। कितना होल्ड कर रही है, 20% या 20% से ज्यादा की टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रही है। तो उस केस में एसोसिएट कंपनी फॉर्म होती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नए कंपनी के ऊपर। हमारी नेक्स्ट कंपनी आती है मेन
डिफिनीशन जो है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 20 में ही डिफाइन किया गया है कंपनी कौन होती है। हमने तो कंपनी कंपनी पढ़ रहे हैं कि ये कंपनी कंपनी, पर सबसे पहले हमें मेन पहली चीज क्या पढ़ लेनी, कंपनी क्या होती है, जो कि सेक्शन 2 के सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। एक ऐसी कंपनी जो कि इंकॉर्पोरेट होती है इस एक्ट के अंतर्गत या फिर किसी भी प्रीवियस लॉ के अंतर्गत, जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ा है। कंपनीज एक्ट 2013 के पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, जिसे कि डिसॉल्व करके नया बनाया गया, पर लेकिन उसे डिसॉल्व पार्सली मैनर में किया गया, पूरी तरीके से उसे डिसॉल्व नहीं किया गया। ठीक है, तो कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जो कि इंकॉर्पोरेट हुई है या तो 1956 एक्ट के अंदर का इंकॉर्पोरेट हुई है या फिर 2013 के अंतर्गत इंकॉर्पोरेट हुई है, उसे हम क्या कहेंगे, कंपनी कहेंगे, जो कि सेक्शन 2 के सबसेक्शन 20 के अंतर्गत किसके, कंपनीज एक्ट 2013 के डिफाइन की गई है। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट कंपनी क्या बोलती है, नेक्स्ट कंपनी बोलती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 21 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। इसमें बोला क्या गया, एक ऐसी कंपनी जिसमें लायबिलिटी किसकी, मेंबर की लिमिटेड है, कितनी लिमिटेड है, टू द अमाउंट ऑफ गारंटी अंडरटेकन। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, एक ऐसी कंपनी जिसमें लायबिलिटी किसी भी मेंबर की लिमिटेड होती है टू द अमाउंट ऑफ गारंटी जितना उस मेंबर ने ली हो। जैसे मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी का नाम हम रख देते हैं, क्या नाम रखते हैं, चलिए आपकी कंपनी का हम नाम रख देते हैं, अपनी ग्रुप का नाम रख देते हैं मिस्टर एंड ग्रुप। ठीक है, तो मिस्टर एंड ग्रुप हमारी एक कंपनी है। ठीक है, अब मिस्टर एंड ग्रुप का मैं क्या हूँ, एक मेंबर हूँ, एक सदस्य हूँ, मेंबर हूँ। ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं, अब मैं इसमें लेवलिटी वियर करूंगा, कितना, अमाउंट ऑफ गारंटी तक की। मतलब कि मेरी बात को ध्यान सुनिए, एक कंपनी है जिसे मैंने क्या लिया, गारंटी ली, कि अगर इन केस कुछ भी कंपनी के ऊपर डेप्ट राइज होता है, कुछ भी चीजें राइज होती है, तो ये जो डेप्ट होगा, जो भी चीज होगी, इसको क्या करूंगा, इसको मैं पे ऑफ करूंगा, क्योंकि मैं क्या ले रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ किसकी, इस कंपनी की, कि जो भी डेप्ट राइज होगा, कुछ भी चीजें डेप्ट बस नहीं, कहीं से कुछ भी चीजें अगर राइज होती है फर्दर कंपनी के ऊपर, तो सारी चीजें मैं करूंगा। तो ये, अब फिर नेक्स्ट बात क्या बोलेगी, ये क्या है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है, चाहे पब्लिक कंपनी हो सकती है या प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। ठीक है ना, और लास्ट बात यहाँ पास मेन ध्यान देने वाली ये है कि लायबिलिटी राइज तब होगी जब कंपनी कब होगी, बाइंडिंग कब होगी। तो लायबिलिटी कब राइज होती है, जब कंपनी क्या होती है, बाइंड अप होती है, तभी लायबिलिटी किसकी, मेंबर की राइज होती है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट कंपनी पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंपनी हमारी आती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मेरी बात को ध्यान सुनिए, इसे सबसे पहले डिफाइन किया गया, इसे डिफाइन कहाँ किया गया, इसे डिफाइन किया गया सेक्शन 2 के सबसेक्शन 22 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत डिफाइन किया गया, जिसमें बोला क्या गया है, कंपनी इन विच लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। एक ऐसी कंपनी जिसमें लायबिलिटी किसी भी मेंबर की लिमिटेड है जितना उसने शेयर कैपिटल का अमाउंट पे नहीं किया। मैंने क्या बोला, मेरी बात को गौर करिएगा, एक ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, कितनी लिमिटेड है, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, जितना उसने शेयर कैपिटल के अमाउंट पे नहीं किया उतने तक की लायबिलिटी उसकी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, शेयर कैपिटल। फिर क्या बोला गया, इट शुड बी स्टेटेड इन एमओए ऑफ सच कंपनी। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मैंने एमओए एक टर्म यूज किया, इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस पे कवर करने वाले हैं, जो कि सेक्शन 4 और सेक्शन 4 से डील करता है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, इट शुड बी स्टेटेड इन एमओए ऑफ सच कंपनी। ये क्या है, ये एक प्रकार का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, पूरा नहीं जा रहा हूँ, पूरा अपन उस पर पढ़ेंगे। ठीक है, चार्टर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो भी कोई भी कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो वो चीज हमें एमओए पे बतानी होती है। ठीक है, इट अराइजेस व्हेन वैलिड कॉल इज मेड बाय द कंपनी। अब ये देखिए, अब अराइज कब होता है, जब वैलिड कॉल कंपनी के द्वारा की जाती है, तब उसी केस बस में ये क्या होगा, अराइज होगा। बाकी उसके अलावा किसी भी केस में ये अराइज नहीं होगा। मैंने क्या बोला, अराइज कब होगा, जब वैलिड कॉल किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, कंपनी के द्वारा ये वैलिड कॉल किया जा रहा है, तभी उस केस में क्या होगा, ये अराइज होगा। ठीक है, वैलिड कॉल मतलब जब आपका टाइम होता है शेयर का पेमेंट करने का, तो तब आपको पेमेंट करनी होती है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं किसके ऊपर, कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी, इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 24 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत इसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, क्या बोला गया है, एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के अंतर्गत, जिसे अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इस एक्ट के अंतर्गत। अब आप यहाँ पास ये बोलेंगे, आपने तो ये बता दिया कि भैया इसे डिफाइन किया गया है किसके, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के
सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंतर्गत काहे के लिए अपॉइंट कौन करता है, कंपनी अपॉइंट करती है। काहे के लिए अपॉइंट किया गया है, परफॉर्म करने के लिए फंक्शन किसका, सीएस का, इस एक्ट के अंतर्गत हमने ये चीज पढ़ी, ठीक है। तो मेरे ये कहने का मतलब है अपन पढ़े ना फंक्शन ऑफ सीएस, जो फंक्शन है ना सीएस का, कंपनी से 2013 के सेक्शन 205 के अंतर्गत बताया गया है। तो जो 205 के अंतर्गत जो फंक्शंस दिए गए हैं कंपनी सेक्रेटरीज के, वहां जो भी फंक्शंस दिए गए हैं वो फंक्शंस को क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए कंपनी क्या करती है, एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है। क्या करती है, एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है, ठीक है। अब अपन आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट कंपनी पे। देखिए अब हमारा मेन टॉपिक आता है, मेन कंपनी के बारे में आता है, जो कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स रहती है फॉरेन कंपनी के बारे में, इन डेप्थ नॉलेज नहीं रहता चीज़ों को लेकर। कोई बात नहीं, आज हम सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए। सबसे पहले फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी को डिफाइन कहाँ किया गया है, सबसे मेन बात क्या होती है, फॉरेन कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत डिफाइन किया गया। कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत डिफाइन किया गया। अब एक काम करते हैं, जैसे कि पूरा बड़ा पैरा है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चार्ट टेक्निक्स यूज की जाती है चीजों को इजिली रिमेंबर करने के लिए, और टोटली एक समराइज तरीका होता है कि हम कभी भी दोबारा चार्ट देखें तो पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं, चार्ट देखे हमें सारी चीजें याद हो जाती हैं, क्रैप हो जाती हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस जो पैराग्राफ में चीजें दी गई हैं उसे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसे हम चार्ट फॉर्म पे पढ़ते हैं कि फॉरेन कंपनी क्या होती है, क्या बोला गया, सब चीजें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, फिर बॉडी कॉर्पोरेट होती है, जो कि कहाँ इनकॉर्पोरेट की गई है, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट की गई है। फिर से बोलना चाहता हूँ, एक ऐसी कंपनी होती है या फिर बॉडी कॉर्पोरेट होती है जिसे इनकॉर्पोरेट कहाँ किया गया है, जिसे इनकॉर्पोरेट किया गया है इंडिया के बाहर, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, इंडिया के अंतर्गत है, या तो खुद से है या फिर एजेंट के थ्रू है, या फिर फिजिकली मोड के थ्रू है, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली मोड के थ्रू है, ठीक है। और कंडक्ट कर रही है क्या, अपनी बिजनेस एक्टिविटी एक इंडिया के अंतर्गत, किसके अंतर्गत बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है, इंडिया के अंतर्गत क्या कर रही है, अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट कर रही है। तो मैंने क्या बोला, कोई बड़ी बात नहीं बोली, मैंने एक छोटा सा चीज बोला बस, एक ऐसी कंपनी हो गई या बॉडी कॉर्पोरेट हो गई जिसे इनकॉर्पोरेट किया गया है इंडिया के बाहर, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंतर्गत है, या तो खुद से बाय इटसेल्फ, या फिर किसके थ्रू, एजेंट के थ्रू है, फिजिकल मोड से है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली मोड से है, और कंडक्ट कर रही है अपना बिजनेस एक्टिविटी इंडिया के अंतर्गत, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा पे। क्या बोला गया, एज पर सेक्शन 379 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइडेड दैट नॉट लेस देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो या फिर बोथ हो, मतलब पार्टली इक्विटी हो या फिर पार्टली प्रेफरेंस शेयर हो, किसका, फॉरेन कंपनी का, किसके द्वारा हेल्ड किया जा रहा हो, किसी एक सिटीजन के द्वारा हेल्ड किया जा रहा हो, या फिर एक या एक से बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा हेल्ड किया जा रहा हो, जो कि इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, इंडिया के अंतर्गत हुई है। तो मैंने क्या बोला, कुछ नहीं, 379 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत बस यही बात बोली गई है कि किसका, फॉरेन कंपनी का कम से कम 50% शेयर, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, या फिर इक्विटी हो या फिर प्रेफरेंस हो, या फिर दोनों को मिला के किसके द्वारा होल्ड किया जा रहा है, सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा होल्ड किया जा रहा है, या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि एक या एक से ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के अंतर्गत, उनके द्वारा होल्ड किया जा रहा हो, तो फिर तो ही वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी इंडिया के अंतर्गत, ठीक है। मतलब कि इंडिया के जो कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजन दिए गए हैं तभी वो फॉरेन कंपनी कंप्लायंस करेगी, कंप्लाई करेगी वो प्रोविजंस का, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 380 के अंतर्गत। क्या बोला गया, एज पर सेक्शन 380 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये किससे डील करता है, सेक्शन 380 डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी से डील करता है। मेरी बात को गौर करिएगा, किससे डील करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी से डील करता है, जिसको हमें 30 दिन के अंतर्गत करना है, जिस दिन से इनकॉर्पोरेशन हुआ है किसका, फॉरेन कंपनी का, और साथ ही साथ नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स को भी फाइल करना पड़ेगा, किसको, आरओसी को। मैंने इतनी सी बात बोली, 380 के अंतर्गत एक ही बात बोली गई है। किससे डील, तो सबसे पहले 380 डील किससे करता है, 380 डील करता है रजिस्ट्रेशन से डील करता है, किसका, फॉरेन कंपनी का। तो इसमें इतनी सी बात बोला कि आपको क्या करना है, आपको 30 दिन के अंतर्गत आपको क्या करना है भैया, जिस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है इंडिया के अंतर्गत, उसको 30 दिन के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, उसको 30 दिन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और साथ ही साथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आरओसी को क्या करने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है, फाइल करने पड़ेंगे। अब अपन ये पढ़ते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। दूसरी चीज हमें क्या फाइल करनी है, नेम एंड एड्रेस ऑफ एथोराइज्ड पर्सन इन इंडिया। तीसरी चीज क्या फाइल करनी है, फुल एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल और रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी।
चौथी चीज क्या फाइल करनी है, फुल एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। पांचवी चीज क्या फाइल करनी है, पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। फिर लास्ट चीज क्या फाइल करनी है, इंफॉर्मेशन अबाउट होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री। तो हमें ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, आरओसी को फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, इसी टॉपिक इसी सेक्शन के अंतर्गत जो 381 बोला गया, उसमें क्या बोला गया, एज पर सेक्शन 381 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोला क्या गया है, रिक्वायर करती है कोई भी कंपनी क्या करे, मेंटेन करे बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइल करे कॉपी ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किसके पास, आरओसी के पास। कुछ नहीं बोला गया। 381 के अंतर्गत ये बोला गया है, रिक्वायर करती है एक ऐसी कंपनी जो मेंटेन करेगी क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट, बीओए का मतलब है यहाँ पास बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे और फाइल करे क्या 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 फाइल करना है, कॉपी ऑफ बैलेंस शीट और कॉपी किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, किसको फाइल करना है, आरओसी को फाइल करना है। ठीक है, तो हमने पूरा फॉरेन कंपनी के बारे में पूरी सारी चीजें पढ़ी। एक बार देख लेते हैं कुछ और तो नहीं दिया गया फॉरेन कंपनी के बारे में, जी नहीं, बस फॉरेन कंपनी के बारे में बस इतनी सी चीज दी गई। तो अपन ने फॉरेन कंपनी के बारे में ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ा। अब अपन इसे इजीली वे में याद करने में, देखिए पूरा पैरा है। अब इस पैरे को अगर आप कभी भी एग्जाम टाइम पे भी बैठेंगे पूरा पैरा देखने, पूरा एक पैरा देखने, तो आपको पैनिक कर जाएंगे कि भैया इतना सारा है, मान लीजिए आपको याद ना हो तो फिर आप कैसे याद करेंगे। तो बस एक छोटा सा अपन चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट के बेसिस पे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। बस आपको भी इसी तरह एक चार्ट बनाना है। चार्ट की जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप चार्ट बना पाएंगे। तो बस आपको एक चार्ट की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको सारी चीजें ध्यान से समझ में आ जाएंगी कैसे चार्ट बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबने पढ़ा सबसे पहले कि सेक्शन कौन सा है। तो सेक्शन है इसका 2 का सबसेक्शन 42, किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का। तो 2 का सबसेक्शन 42 क्या बोलता है, एफ कंपनी के बारे में बोलता है। एफ कंपनी का मतलब आप सभी ये मत समझिएगा कि फर्जी कंपनी, एफ कंपनी का मतलब है फॉरेन कंपनी। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मजाक कर रहा, ठीक है। तो एफ कंपनी का मतलब अपने को ये नहीं समझना है फर्जी कंपनी, एफ कंपनी का मतलब होता है फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले फॉरेन कंपनी के बारे में क्या पढ़ा, एक ऐसी कंपनी, हमने इसमें ये चीज पढ़ी कि एक ऐसी कंपनी हो गई या फिर बॉडी कॉर्पोरेट हो गई। कौन हो गई, एक ऐसी कंपनी हो गई या फिर ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट हो गई जो कि क्या बोला गया है, इनकॉर्पोरेट हुई है। मैंने इनकॉर्पोरेट का शॉर्ट फॉर्म क्या लिख दिया, आईएनसी। इनकॉर्पोरेट कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है, आउटसाइड इंडिया इंकॉर्पोरेट हुई है। कहाँ इंकॉर्पोरेट हुई है, मैंने क्या बोला, एक ऐसी कंपनी है बॉडी कॉर्पोरेट हो गई जो कहाँ इंकॉर्पोरेट हुई है, आउटसाइड इंडिया इंकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है ना, कैसे, बाय इटसेल्फ या फिर एजेंट के थ्रू। कैसे हुई है, आई का मतलब इटसेल्फ, ए का मतलब एजेंट के थ्रू हुई है। ठीक है ना, कैसे, इसके दो मोड आते हैं, दो मोड में, एक फिजिकल मोड से की है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली मोड से की है। ठीक है, और दूसरी चीज पहले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ी थी, दूसरी चीज ये पढ़ी थी कि कंडक्ट कर रही है, क्या कंडक्ट कर रही है, बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है। BA लिखा है मैंने यहाँ, कंडक्ट क्या कर रही है, बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है। कहाँ कर रही है, इंडिया के अंतर्गत कर रही है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, एक ऐसी कंपनी होगी बॉडी कॉर्पोरेट हो गई जो इनकॉर्पोरेट कहाँ होती है, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होती है। किसके थ्रू, थ्रू इटसेल्फ होती है, फिर एजेंट के थ्रू होती है, फिजिकली मोड के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिकली मोड के थ्रू। ठीक है, और दूसरी चीज कंडक्ट कर रही है अपनी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया के अंतर्गत, तो उसे क्या बोल देंगे, फॉरेन कंपनी बोल देंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सेक्शन 379 फॉरेन कंपनी के अंतर्गत। सेक्शन 379 क्या बोलता है, 379 कोई बड़ी बात नहीं बोला, एक छोटी चीज बोलता है, किसका, कंपनी एक्ट 2013 का। इसमें यह बोलता है कि नॉट लेस देन, क्या बोला गया, नॉट लेस देन 50% किसका, पेड अप शेयर कैपिटल का, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो या फिर पार्सली इक्विटी हो या फिर पार्सली प्रेफरेंस हो। तो मैंने क्या लिखा, नॉट लेस देन 50% किसका, पेड अप शेयर कैपिटल का, चाहे इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो या फिर आप पार्सली इक्विटी लियो या फिर पार्सली प्रेफरेंस शेयर्स लियो। ठीक है ना, होल्ड किया जा रहा है, क्या बोला गया यहाँ पर, मेन चीज क्या आती है, होल्ड आती है। क्या आती है, होल्ड आती है, होल्ड, एच, किसके द्वारा होल्ड किया जा रहा है, सबसे पहला वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा होल्ड किया जा रहा है, सी ऑफ आई, या फिर हम अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, COI भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा होल्ड किया जा रहा है, एक या एक से ज्यादा सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा होल्ड किया जा रहा है, या फिर एक या एक से ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा होल्ड किया जा रहा है, एक या एक से ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा होल्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 379 सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसी के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा था, सेक्शन 380 के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा अपन ने किसके बारे में पढ़ा था, सेक्शन 380 के बारे में पढ़ा था। 380 के अंतर्गत क्या बोला गया था, कुछ नहीं बोला गया। किसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, 380 बोला क्या गया था, ये डील करता है रजिस्ट्रेशन से, डील करता है, किससे डील करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ
फॉरेन कंपनी से डील करता है। किससे डील करता है? फर्जी कंपनी नहीं, फॉरेन कंपनी से डील करता है। तो यहाँ पास क्या बोला गया रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी में कि जब से कंपनी क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके 30 दिन के अंतर्गत, जिस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 30 दिन, आने वाले 30 दिन के अंतर्गत, फिर से बोल रहा हूँ, जिस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके आने वाले 30 दिन के अंतर्गत उसे क्या करा लेना है? रजिस्ट्रेशन करा लेना है। क्या करा लेना है मेरे भाइयों? रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और दूसरी चीज साथ ही साथ उसको क्या करना है? फाइल करना है। क्या फाइल करना है? डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं। किसको? आरओसी को। मैंने फिर से बोलना चाहता हूँ, आरओसी को क्या करना है? डॉक्यूमेंट फाइल करना है। फाइल करना है डॉक्यूमेंट किसको? आरओसी को। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करना है, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहला कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल करना है? सर्टिफाइड कॉपी किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी की। तो सर्टिफाइड कॉपी किसकी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी की चाहिए, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, मेरी बात को ध्यान दें, दूसरा पॉइंट बोलता है कि नेम और एड्रेस किसका? अथॉराइज पर्सन का, इंडिया के अंतर्गत। तो चार्ट फॉर्म में लिखना है, तो एपी मतलब अथॉराइज पर्सन, उसका क्या चाहिए? नेम चाहिए और एड्रेस चाहिए। अथॉराइज पर्सन कौन? जो इंडिया में रहता हो। इसलिए मैंने यहाँ पास क्या किया? आई भी लिख दिया। फिर तीसरी बात उसमें क्या बोली गई? तीसरी बात उसमें बोली गई कि फुल एड्रेस चाहिए किसका? प्रिंसिपल का, या फिर रजिस्टर ऑफिस किसका? कंपनी का। तो अपने क्या चाहिए? एफ ए क्यों लिखा? फुल एड्रेस चाहिए। एड्रेस फुल एड्रेस चाहिए किसका? या तो प्रिंसिपल ऑफिस का दे दो, और या फिर आप किसका दे दो? रजिस्टर ऑफिस दे दो, किसके? कंपनी का, ठीक है। फिर तीसरी बात हमने क्या, चौथी बात हमने क्या पढ़ी? चौथी बात, चौथा कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल करना है? फुल एड्रेस चाहिए किसका? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का। तो हमें क्या देना है? फुल एड्रेस देना है किसका? फुल एड्रेस देना है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का। हमें क्या देना है? फुल एड्रेस देना है, जो कि कहाँ है? इंडिया के अंतर्गत है। फॉरेन वाला नहीं, इंडिया वाला, इसलिए मैंने यहाँ पास आई लिखा, ठीक है। फिर क्या बोला गया? फिर कौन सी बात बोली कि पर्टिकुलर्स देना है डायरेक्टर्स का। हमें क्या देना है? पर्टिकुलर्स देना है। किसका देना है पर्टिकुलर्स? डायरेक्टर का देना है और सेक्रेटरी का देना है। किसके? कंपनी के। किसके देना है? कंपनी के देना है। एक और पॉइंट बचता है, तो एक और पॉइंट अपन यहाँ पास लिखते हैं। तो एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या बोला गया? हमें इंफॉर्मेशन देनी है, INFO। इंफॉर्मेशन किसको देनी? किसके बारे में देनी है? होम कंट्री के बारे में देनी है और होस्ट कंट्री के बारे में देनी है। तो होम कंट्री, SC मैंने दोनों में लिखा, तो एक का है होम कंट्री, एक है होस्ट कंट्री के बारे में देनी है, ठीक है। लास्ट इसी में सेक्शन क्या बोलता था? 381 के बारे में बात करता था। किसके बारे में बात करता था? 381 के बारे में बात करता था। किसका? कंपनीज एक्ट 2013 का। इसमें क्या, इसमें रिक्वायरमेंट क्या बोलता है? ये बोलता है कि कंपनी जो कौन होगी? जो फॉरेन कंपनी, एफ कंपनी मतलब फर्जी नहीं, फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन कंपनी होगी उसको क्या रिक्वायर है? वो रिक्वायर है कि मेंटेन करे, क्या मेंटेन करे? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे। क्या मेंटेन करे भाई? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे, ठीक है। और दूसरी चीज उसको क्या बोला गया? कि वो फाइल करे। क्या फाइल करे? फाइल करे सबसे पहले फाइल क्या करे? कॉपी किसकी? बैलेंस शीट की और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो बस 381 भी खत्म हो गया। तो अपन एक बार फिर से कंक्लूड कर देते हैं चीजों को एकदम तरीके से, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। सेक्शन 2 का 42 क्या बोलता है? किसका? कंपनी एक्ट 2013 का फॉरेन कंपनी के बारे में बात करता है। इसमें क्या बोला गया? कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इंकॉर्पोरेट होती है, कहाँ? इंडिया के बाहर इंकॉर्पोरेट होती है, खुद से इटसेल्फ या फिर एजेंट के थ्रू हो रही है, फिजिकली मोड के थ्रू हो रही है, फिर इलेक्ट्रॉनिकली मोड के थ्रू हो रही है। और इसे हमने इसी पैरे में एक और बात पढ़ी थी, जो कंडक्ट कर रही है अपनी बिजनेस एक्टिविटी कहाँ? इंडिया के अंतर्गत कंडक्ट कर रही है, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ा? 379 के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या बोला गया? नॉट लेस देन 50% पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब कि कम से कम 50% पेड अप शेयर कैपिटल या इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, फिजिकली पार्सली इक्विटी या फिर पार्सली प्रेफरेंस हो, होल्ड किया जा रहा है एक या एक से ज्यादा सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर एक से ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा। फिर 380 के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी के बारे में पढ़ा। इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी में क्या बोला गया? कि कंपनी जो भी इनकॉर्पोरेट होती है उसको 30 दिन के अंतर्गत क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन कराना है और फाइल करना है डॉक्यूमेंट किसके पास? आरओसी के पास। क्या क्या? सबसे पहले ये सारी डॉक्यूमेंट्स दी गई हैं, सारी डॉक्यूमेंट्स आपको ये पढ़ लेनी है। 381 क्या बोलता है? जो भी फॉरेन कंपनी होगी उसको क्या रिक्वायर है? कि मेंटेन करे बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइल करे कॉपी किसकी? बैलेंस शीट की और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो मेरा ये चार्ट पढ़ाने का केवल एक छोटा सा एम है कि आपको बहुत ही इजीली वे में, देखिए हमने पूरा पैराग्राफ में पढ़ा ना, पर इसी को हम चार्ट फॉर्म में पढ़ लिए। आपको एक बात बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस ये कह रहा हूं कि अगर अपन इसे चार्ट फॉर्म में कंप्लीट कर लिए तो अपने को इजीली बिना किसी दिक्कत के कभी भी अगर हम इस चार्ट बस को देख लें, इसलिए बोल रहा हूं आप चार्ट की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको होगा, तो बिना किसी दिक्कत के कभी भी हमें क्या हो सकता है? अपन क्या कर सकते हैं? इजिली इसे क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इजिली रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट कंपनी पे मूव करते हैं, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट कंपनी किसके बारे में बात करती है? गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात करती है। तो गवर्नमेंट कंपनी,
स्टार्ट करते हैं अपन गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। सबसे पहले इसे अपन टोटली अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, इसे भी चार्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या बोलती है? गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन किया गया है, कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 के सबसेक्शन 45 के अंतर्गत डिफाइन किया गया, इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 के क्या उसे क्योंकि बोलता है क्या है? गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है? एक ऐसी कंपनी जिसमें नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसके द्वारा हेल्ड किया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर पार्टली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किया जा रहा है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, एक ऐसी कंपनी हो गई जिसमें नॉट लेस देन 51% क्या? पेड अप शेयर कैपिटल किसके द्वारा होल्ड किया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किया जा रहा है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किया जा रहा है, या फिर पार्टली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किया जा रहा है, या फिर दो या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर क्या बोला गया? ओनली अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। बहुत छोटी सी लाइन बोली गई, बहुत प्यारी लाइन बोली गई। इसमें क्या बोला कि जो गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी होगी ना, केवल उसी कंपनी को हम क्या कहेंगे? गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। मेरी बात को ध्यान दीजिए, जो गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी होगी ना, केवल हम उसी कंपनी को क्या कहेंगे? सब्सिडरी कहेंगे। पर लेकिन जो उस सब्सिडरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होगी उसको हम क्या नहीं कहेंगे? उसको हम गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहेंगे। इसको एक अच्छे से एग्जांपल से लेके जब मैं चार्ट फॉर्म में इसको कंक्लूड करूंगा तब अच्छे समझा दूंगा। पर ये लाइन सिंपल से कुछ नहीं बोलती। गवर्नमेंट कंपनी कोई सब्सिडरी है ना, तो उस गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी केवल हम उसको बस गवर्नमेंट कंपनी कंसीडर कर सकते हैं, पर लेकिन उस सब्सिडरी की जो सब्सिडरी होगी हम उसको गवर्नमेंट कंपनी कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। उसका जो ऑडिटर है ना, वो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? C&AG ऑफ इंडिया के द्वारा। C&AG कौन होते हैं? कॉम्पिटेंट एंड ऑडिट जनरल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कॉम्पिटेंट एंड ऑडिट जनरल के द्वारा किया जाता है। किसके? इंडिया के, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब अपन बात करते हैं सेक्शन 394 सबसेक्शन 1, जो कि गवर्नमेंट कंपनी के ही अंदर बोला गया है। किसके बारे क्या बोलता क्या है? सेक्शन 394 सबसेक्शन 1। इसमें बोला क्या गया? अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है शेयर किसमें? गवर्नमेंट कंपनी में, तो उस केस में जो कंपनी होगी उसको क्या करना होगा? उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट 3 महीने के अंतर्गत, जिस दिन से एजीएम हुआ है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, 394 के 1 के अंतर्गत केवल इतनी सी बात बोली गई है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है? शेयर्स को होल्ड कर रहा है, ठीक है ना, किसमें? किसी भी कंपनी में। तो जिस किसी कंपनी में होल्ड करेगा तो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, ठीक है। तो कंपनी में होल्ड कर रहा है तो उस कंपनी को क्या करना है? उस कंपनी को एजीएम के 3 महीने पहले से ही क्या कर लेना है? 3 महीने के अंदर अंदर, पहले नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करना है? एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। और दूसरी चीज, उसको जो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उनके सामने वो एनुअल रिपोर्ट को प्लेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। 394 के 2 के अंतर्गत, 394 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत क्या बोला गया? अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, पर उसमें आप 394 के 1 के अंतर्गत अपन ने किसके बारे में बात की? सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात की। पर लेकिन अब 394 के 2 के अंतर्गत अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोला गया? अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है? शेयर्स को होल्ड कर रहा है किसमें? किसी भी कंपनी में। अब किसी कंपनी में करेगा तो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, 51% से अगर ज्यादा करता है, जो क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो अगर कंपनी में होल्ड कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, तो उस कंपनी को एक एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ उसको बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखना पड़ेगा। क्या क्या रखना पड़ेगा? ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी रखनी पड़ेगी। दूसरी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता क्या है? गवर्नमेंट कंपनी ना तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और जो ना तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और ना ही गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट, और एम्प्लॉय किसकी? गवर्नमेंट के, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। कैसे? गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। तो इसमें इतनी सी बात बोली, जैसे मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, ठीक है ना, मेरी कंपनी मिस्टर एन ग्रुप है। अब मेरी कंपनी में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, जो भी क्राइटेरिया है जो अपन ने पढ़ा अभी, 51% शेयर इन्होंने क्या कर लिया? होल्ड करके बैठ लिया, ठीक है ना। तो मेरी कंपनी है ना, मेरी कंपनी के जो मेरी कंपनी की जो स्टैब्लिशमेंट और एम्प्लॉयज होंगे उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कंसिडर किया जाएगा, सरकारी कर्मचारी उन्हें नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो केवल इतनी सी बात बोलेगी, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं होती है। इसी कारण से जो गवर्नमेंट कंपनी की स्टैब्लिशमेंट होती है या फिर एम्प्लॉयज होते हैं वो गवर्नमेंट के नहीं होते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला गया? गवर्नमेंट कंपनी डिक्लेयर नहीं कर सकती डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर।
जो देखिए अपन जैसे कि अपन जानते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन, ये सब बारे, सब के सारे सेक्शंस के बारे में अपन आने वाले वीडियोस पे पढ़ेंगे। पर अभी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो डिविडेंड है वो गवर्नमेंट कंपनी एक्यूमुलेटेड, जो पिछले साल का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, ये भी पढ़ेंगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है। पर अभी के लिए बस इतना जान जाते हैं एक वर्ड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो पिछले साल का है ना, उससे गवर्नमेंट कंपनी क्या नहीं कर सकती, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। फिर लास्ट के 2 पॉइंट क्या बोला गया, कोई भी एसआर रिक्वायर्ड नहीं है। एसआर मतलब यहाँ पास क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन की, कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। काहे के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन 1 डायरेक्टर के लिए। काहे के लिए मेरे भाई, अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन 1 डायरेक्टर के लिए कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। मोर देन 15 डायरेक्टर, अगर आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर, जैसा कि अपन ने पढ़ा है, अगर अपन 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं तो अपने को एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है ना, डायरेक्टर को अपॉइंट करते समय। तो पर लेकिन इस केस में क्या बोला गया, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो और अगर आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर को क्या करना चाहते हो, अपॉइंट करना चाहते हो, तो ऑन दैट केस आपको एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 162 और 164 जो है इस गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो अपन ये सारी चीजें पढ़ी, थोड़ी छोटी छोटी चीजें। अब हम इसे चार्ट फॉर्म पे पढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंपनी जो टोटल अपन ने पूरी चीजें पढ़ी उसे हम चार्ट फॉर्म पे पढ़ते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ट फॉर्म पे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, 2 का 45, 2 का 45 किसका, 2 का सबसेक्शन 45 किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का। क्या बात करता है, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात करता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने एक मेन बात पढ़ा, एक ऐसी कंपनी, कोई भी कंपनी हो गई जिसमें नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल, नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसके द्वारा हेल्ड किया जा रहा है, हेल्ड किसके द्वारा किया जा रहा है, बात को ध्यान दीजिएगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, होल्ड किया जा रहा है। तो हमने ये पहला पैरा जो पढ़ा था इसे हमने चार्ट फॉर्म में कंक्लूड कर दिया। फिर दूसरे पैरे में क्या बोला गया, दूसरे पैरे में बोलता है केवल सब्सिडरी किसकी, गवर्नमेंट कंपनी की, सब्सिडरी किसकी, गवर्नमेंट कंपनी की, ठीक है ना, उसको कंसीडर किया जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, मैंने इसके लिए आपको बोला था कि मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगा, तो इसका मैं एग्जांपल भी आपको बताता हूं। पहले एक बार टॉपिक को सुन लीजिए, सब्सिडरी किसकी, गवर्नमेंट कंपनी की, गवर्नमेंट सब्सिडरी किसकी, गवर्नमेंट कंपनी की ही गवर्नमेंट कंपनी कंसीडर की जाएगी। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मान लीजिए ये एबीसी, मान लीजिए मिस्टर एंड लॉ कंपनी है, ठीक है ना, मिस्टर एंड ग्रुप MNG, ठीक है, ये कंपनी है, इसकी सब्सिडरी कौन सी है, एबीसी कंपनी है। इसकी सब्सिडरी कौन सी है, इसकी सब्सिडरी XYZ कंपनी है, ठीक। ये 3 कंपनी हमने ले ली। सबसे पहले ये होल्डिंग कंपनी है, इस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कौन है, ये सब्सिडरी है, और इस सब्सिडरी कंपनी की होल्डिंग ये है, ठीक है। देखिए इसकी होल्डिंग तो ये हो गई, तो मतलब इसकी होल्डिंग ये है, तो इसकी ये कौन होगी, सब्सिडरी। अब इसकी होल्डिंग ये है मिस्टर एंड ग्रुप, और मिस्टर एंड ग्रुप की सब्सिडरी कौन है, ABC। अब क्या करता है जो गवर्नमेंट है ना, मेरी बात ध्यान से, जो गवर्नमेंट है 51% शेयर क्या कर रहा है, इसका होल्ड कर ले रहा है, 51% क्या कर ले रहा है, होल्ड कर ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन गई, इसको हम कैसे क्लासिफाई कर देंगे, एज अ गवर्नमेंट कंपनी के रूप में से हम कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे। तो प्रोविजन बस इतनी सी बात बोलता है, ये तो गवर्नमेंट कंपनी हो गई, तो इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है ना, इसको भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा, पर लेकिन इसकी जो सब्सिडरी है ना, इसको गवर्नमेंट कंपनी नहीं माना जाएगा। बस इतनी सी बात इसमें बोली गई है, ठीक है। तो अपन अब नेक्स्ट पैरा पे मूव करते हैं। क्या बोला गया फिर नेक्स्ट पैरा बोलता है इसका जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर जो होता है किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, कॉम्पिटेंट एंड ऑडिट जनरल जो होते हैं किसके, इंडिया के, ऑडिट जनरल होते हैं किसके, इंडिया के, उन्हें उनके द्वारा क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। फिर हमने इसमें एक सेक्शन पढ़ा 394 का 1 बोलता क्या है, ध्यान सुनिएगा, 394 के ये बोलता है अगर इफ इसलिए मैं लिख रहा हूं पूरा, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो 2 चीज करनी है, तो उस कंपनी को क्या करनी है, सबसे पहले
एनुअल प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। और कितने 3 महीने के अंतर्गत, 3 महीने के अंतर्गत कहां से? एजीएम से। और दूसरी बात क्या बोली गई कि उसे क्या करना है? बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने एनुअल रिपोर्ट को प्लेस करना है। 394 के 1 के अंतर्गत इतनी सी बात बोलेगी। 394 के 2 के अंतर्गत क्या बोला गया? ध्यान दे दीजिएगा, चार्ट फॉर्म में अपन पढ़ रहे हैं। 394 के 2 के अंतर्गत बोला गया कि अगर इफ स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करता है तो उस केस में क्या? अगर स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करता है तो उसमें भी 2 चीज करनी है। एक तो आपको एनुअल प्रिपेयर करना है, आपको एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करना है? जो ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी है, ऑडिट रिपोर्ट, यहां पास ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी है, हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के सामने क्या करनी है? प्लेस करनी है। कहां प्लेस करनी है? हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्लेस करनी है। 394 का 2 इतनी सी बात बोलता है। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है जो गवर्नमेंट कंपनी है ना, गवर्नमेंट कंपनी जो है ना, तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, ना तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, नॉट। और दूसरी चीज जो गवर्नमेंट, पहली चीज क्या पढ़ी हमने? जो गवर्नमेंट की जो कंपनी है, जो गवर्नमेंट कंपनी, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। और ना ही गवर्नमेंट का जो इस्टेब्लिशमेंट है, ना ही गवर्नमेंट का जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो उसके एम्प्लॉइज हैं वो गवर्नमेंट नहीं है, मतलब एम्प्लॉय भी गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है ना। जो एम्प्लॉय किसी गवर्नमेंट कंपनी के, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कंसिडर्ड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैरा क्या बोला गया कि गवर्नमेंट कंपनी जो है, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट कंपनी जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकती डिविडेंड। कैसे डिक्लेयर नहीं कर सकती? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किसका? पिछले साल का। जो पिछले साल का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उसके पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। फिर 2 बात और हमने पढ़ी। अब हमने क्या पढ़ी? हमने ये पढ़ा कि कोई भी एसआर नहीं रिक्वायर्ड है। काय के लिए? अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन 15 डायरेक्टर्स। कोई भी एसआर रिक्वायर्ड नहीं, काय के लिए? अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन 15 डायरेक्टर की। फिर हमने एक पॉइंट लास्ट क्या पढ़ा? जो सेक्शन 162 है और 164 है, ये अप्लाई नहीं होगा। कहां अप्लाई नहीं होगा? गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा। तो 162 164 क्या बोलता है मैं आपको बता देना चाहता हूं, ओवरव्यू दूंगा, बाकी अपन तो आने वाली वीडियोस पे एक्सप्लेनेशन देंगे ही। 162 बोलता है डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली, और 164 बोलता है डिस्क्वालिफिकेशन काय के लिए? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के लिए, ठीक है। तो हमने केवल इसका एक नॉर्मल सा टॉप सेक्शन का नाम बताया कि क्या बोलता है, हमने एक्सप्लेनेशन आने वीडियो पे देंगे, ठीक है। तो 202 का हमने 45 पढ़ा गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो कंपनी है उसमें जो गवर्नमेंट कंपनी है, अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी हो तभी मानी जाएगी जब 51% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, पार्सली सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी चीज क्या बोली गई? वो सब्सिडरी है, जो सब्सिडरी होगी गवर्नमेंट कंपनी की, केवल उसी जो सब्सिडी उसको गवर्नमेंट कंपनी कंसीडर किया जाएगा, उस सब्सिडरी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा कि हमने ये पढ़ा कि जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल के द्वारा, जिसका इंडिया का। फिर हमने 394 के 1 के अंतर्गत है, जो कि क्या बोलता है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करता है तो एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है 3 महीने के अंतर्गत, जिस दिन से एजीएम हो रहा होगा। और उसके बाद हमने क्या करना है? वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने क्या करना है? रखना है। और 394 के 2 के अंतर्गत क्या पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो होल्ड कर रही है अगर शेयर्स, तो प्रिपेयर करना है रिपोर्ट। और ऑडिट रिपोर्ट ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना है? प्लेस करना है कहां? वो द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। फिर हमने क्या पढ़ा? जो गवर्नमेंट कंपनी है वो ना तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और ना ही गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट और ना ही गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कंसिडर नहीं की जाएंगे एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लास्ट फिर चार्ट में हमने 2 बात और पढ़ी कंप्लीट कि कंपनी जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकती एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पिछले साल का, डिक्लेयर नहीं कर सकती डिविडेंड। कहां से? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, कहां के? पिछले साल से। और एसआर पास करने की कोई जरूरत नहीं है अगर हम क्या कर रहे हैं? अपॉइंट कर रहे हैं 15 से ज्यादा डायरेक्टर को। बस लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा सेक्शन 162 जो कि बोलता है डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली अप्लाई नहीं होता गवर्नमेंट कंपनी पे। और 164 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, जो कि बोलता है गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता है। तो हमने गवर्नमेंट कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से पैराग्राफ में पढ़ा। और दूसरी बात हमने चार्ट में पढ़ा। तो हमारा चार्ट में पढ़ाने का मैंने पहले बताया केवल एक ही मकसद है कि भैया आपको चीजें इजीली वे में रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो हमने जो गवर्नमेंट कंपनी का चार्ट देखा अब इस तरह कंप्लीट हो गई, ठीक है।
अब अपन मूव करेंगे नेक्स्ट कंपनी पे, ठीक है। तो नेक्स्ट बोलता है, नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे, अब हम सेक्शन 2 के सब सेक्शन 46 के बारे में बात करेंगे, किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का, जो क्या बोलता है, होल्डिंग कंपनी के बारे में बात करता है। तो इसमें क्या बोला गया, इट मीन्स अ कंपनी इन रिलेशन टू विच सच अदर कंपनी सब्सिडरी, एक ऐसी कंपनी, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी कंपनी जिसके रिलेशन में जो अदर कंपनी है ना वो उसकी सब्सिडरी है। होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जिसके रिलेशन में जो अदर कंपनी है ना वो उसकी क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी होगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन कहाँ किया गया है। सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 87 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। क्या बोलता क्या है, एक ऐसी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इन टू से होल्डिंग कंपनी, मतलब जो होल्डिंग कंपनी है, means a company in which the holding company control the composition of board of director, exercise कर रही है control more than 50% of 50% total voting power of company। क्या बोला गया, सब्सिडरी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके रिलेशन में जो अदर कंपनी वो क्या है, होल्डिंग कंपनी है। और सब्सिडरी कंपनी एक ऐसी कंपनी कब बनेगी, सब्सिडरी कंपनी जब वो होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, या तो कंट्रोल कर रही है कंपोजिशन किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल उस कंपनी के पास है, या फिर एक्सरसाइज कर रही है कंट्रोल कितना, टोटल वोटिंग पावर का 50% से ज्यादा, तो फिर वो कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी मान लेंगे और इसको सब्सिडरी मान लेंगे, ठीक है। तो दो ही चीज, दो ही कंडीशन में, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोजिशन कंट्रोल में रख ले, या फिर टोटल वोटिंग पावर का 50% से ज्यादा क्या कर ले, कंट्रोल अपने हाथ में ले ले, एक्सरसाइज करे, तो उस कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी बोलेंगे, और जिसकी की जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला गया सब्सिडरी कंपनी में, एज पर सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट, वहां पास एक प्रोहिबिशन लगाई गई है होल्डिंग करने पे शेयर्स बाय सब्सिडरी इन इट्स होल्डिंग कंपनी, या तो खुद से या फिर किसके थ्रू, नॉमिनी के थ्रू, पर लेकिन कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि होल्ड कर सकती है, जैसे कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया डिगेस्ट पार्टनर का, ट्रस्टी हो गया, या फिर शेयर होल्ड किया जा रहा है एक्विजिशन के पहले। ये नहीं समझ में आया होगा आपको, पर लेकिन इसको मैं बहुत ही इजीली वे में समझाता हूँ। बोला क्या गया, बस ध्यान सुनिए। सेक्शन 19 के अंतर्गत बस इतनी सी बात बोली गई, जैसा कि अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, चलिए अपन इसको पूरा चार्ट फॉर्म में पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा इजीली में समझ में आएगा, ठीक है। एक तो देखिए हमने क्या पढ़ा, देखिए हमने क्या पढ़ा, 2 के 46 के अंतर्गत होल्डिंग कंपनी के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, होल्डिंग कंपनी के बारे में। इसमें क्या पढ़ा, होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसके रिलेशन में जो अदर कंपनी है ना, उसे हम क्या कहेंगे, सब्सिडरी कंपनी कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सब्सिडरी कंपनी कहेंगे, ठीक है। हम आपको एग्जांपल लेके पूरी अच्छी तरीके से समझाते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एक मिस्टर एंड ग्रुप, ये कंपनी है, ठीक है ना, मिस्टर एंड ग्रुप पूरा एक कंपनी है। अब और दूसरी बात करते हैं एबीसी, ठीक है, दूसरी बात क्या करते हैं, एबीसी। अब मान लीजिए ये जो मिस्टर एंड ग्रुप है ये क्या कर रहा है, दो चीज कर रहा है, या तो दो चीज में से कोई एक चीज कर रहा है, या तो कंट्रोल कर रहा है क्या, कंपोजिशन किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, या फिर दूसरी चीज मैंने क्या बोली थी, एक्सरसाइज कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है मोर देन, एक्सरसाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है क्या, मोर देन 50% क्या, टोटल वोटिंग पावर किसका, इस कंपनी का, किसका कर रहा है, इस कंपनी का, और कंपोजिशन किसका होल्ड कर रहा है, इस कंपनी का। तो मैंने क्या बोला, क्या मिस्टर एंड ग्रुप एक नॉर्मल कंपनी है, एबीसी भी एक नॉर्मल कंपनी, इसमें अभी कोई ना होल्डिंग ना सब्सिडरी है। पर अब एम&जी जो मिस्टर एंड ग्रुप कंपनी है वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, वो कंट्रोल कर रही है कंपोजिशन किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, किसका, एबीसी का, और जो या फिर क्या कर रही है, कंट्रोल कर, एक्सरसाइज कर रही है, फिर कंट्रोल कर रही है 50% से ज्यादा का टोटल वोटिंग पावर किसका, एबीसी का, किसका कर रही है, एबीसी का कर रही है। तो फिर एम&जी क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी मेरे भाई, ये क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी का 202 के जो 46 के अंतर्गत डिफाइन किया गया तो अपन समझ गए, 2 के 46 के अंतर्गत जिसे डिफाइन किया गया है, और सब्सिडरी कंपनी कहाँ डिफाइन किया गया, 2 के 87 के अंतर्गत डिफाइन किया गया, ठीक है। ये तो अपन ने अच्छी चीज अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। अब इसमें और क्या बोली गई, और क्या चीजें बोली गई, इसमें यह बोला गया
जो सेक्शन 19 है वो क्या बोलता है, यहाँ सेक्शन 19 बोलता क्या है, ये प्रोहिबिशन लगाता है। प्रोहिबिशन क्या लगाता है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये प्रोहिबिशन क्या लगाता है, प्रोहिबिशन लगाता है कि शेयर होल्ड नहीं कर सकता कौन, सब्सिडरी किस पे, होल्डिंग पे। तो मेरे कहने का मतलब समझिएगा, जैसे एबीसी क्या बन गई, सब्सिडरी कंपनी बन गई, और एमएनजी क्या बन गई, होल्डिंग कंपनी बन गई। तो अभी तो मान लीजिए अपन बात करते हैं ये इसका ये कर रहा है, मान लीजिए एक्सरसाइज कंट्रोल कर रहा है मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर, ठीक है ना। तो अब सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी का शेयर्स जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। मेरी बात को ध्यान समझिए, अगर ये कंपनी इसका एक्सरसाइज शेयर्स एक्सरसाइज करेगा तो फिर सब्सिडरी थोड़ी मानी जाएगी, इसको होल्डिंग बना दिया जाएगा और इसको सब्सिडरी बना दिया जाएगा। तो ये प्रोहिबिशन लगाता है, ये बाधाएं लगाता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि सब्सिडरी कंपनी जो होगी वो होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को खरीद नहीं सकती। एक्सरसाइज मतलब की है कि सब्सिडरी कंपनी, एकदम सरल सरल लैंग्वेज पे, सब्सिडरी कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को खरीद नहीं सकती। पर लेकिन सेक्शन 19 क्या बोलता है, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। हमारे एक सर थे, वो हमेशा एक चीज बोलते थे, ऐसा कोई लॉ ही नहीं जिसका कोई एक्सेप्शंस ना हो। तो क्या बोलता है, ऐसा कोई लॉ ही नहीं जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। तो एक्सेप्शन में बोला क्या क्या, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। तो एक्सेप्शन ये बोलता है कि सब्सिडरी कंपनी शेयर होल्ड कर सकती है किसकी, होल्डिंग कंपनी की, पर लेकिन उसके कुछ केसेस हैं, उसके 3 केसेस हैं। तो 3 केसेस में सबसे पहला एक्सेप्शन क्या आता है, एक्सेप्शन आता है अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसका, डिकीज्ड पार्टनर का होल्ड कर रहा है। बात समझिए। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया कि अगर कोई ट्रस्टी होल्ड कर रहा है। तीसरा पॉइंट क्या होल्ड किया, बोला गया शेयर को होल्ड किया है बिफोर एक्विजिशन। बात समझ में आई क्या। पहला एक्सेप्शन क्या बोलता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसका, डिकीज्ड पार्टनर का। अगर कोई ऐसा पार्टनर था, जैसे मान लीजिए सब्सिडरी कंपनी है, इस ये क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है किसका, किसी एक थर्ड पर्सन का। सब्सिडरी कंपनी क्या है, ये एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव, किसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, किसी थर्ड पार्टी का। और जो थर्ड पार्टी है ये शेयर होल्ड करके बैठी है, किसका होल्ड करके बैठी है, होल्डिंग कंपनी का, ये होल्ड करके बैठी है शेयर। ऐसे लिखा है मतलब समझिएगा, होल्ड करके बैठी है। तो मैंने पहला एक्सेप्शन क्या बोला कि कोई सब्सिडरी कंपनी है, एक ऐसी सब्सिडरी कंपनी जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव है किसकी, किसी भी पर्सन की। लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसकी है, किसी भी पर्सन की लीगल, किसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, किसी पर्सन, किसी थर्ड पार्टी की लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। और जो थर्ड पार्टी है ये शेयर होल्ड कर रहा है किसका, होल्डिंग कंपनी का। तो इन केस अगर ये खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो फिर ये डिकीज हो गया, मतलब कि खत्म हो गया। तो ऑन दैट केस ये जो है शेयर क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। क्या कर सकता है, शेयर होल्ड कर सकता है। तो ये पहला एक्सेप्शन है। दूसरा, ट्रस्टी, अगर इसे ट्रस्टी बनाया गया है इस कंपनी का, तो ऑन दैट केस भी हो सकता है, शेयर होल्ड कर सकता है। और लास्ट चीज बोलता है शेयर होल्ड किया जा रहा है एक्विजिशन के पहले। मतलब जब होल्डिंग कंपनी, किसका, होल्डिंग कंपनी एमएनजी एबीसी का, कब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल करने से पहले ही सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी का शेयर होल्ड करके बैठी है। तो ऑन दैट केस ये एक्सेप्शन बोलता है, ऑन दैट केस ये एक्सेप्शन क्या बोलता है कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी का शेयर खरीद सकती है। या फिर मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज कर रही है, कंट्रोल कर रही है क्या, 50% 50% से टोटल वोटिंग पावर किसका, सब्सिडरी कंपनी का। एक्सरसाइज और कंट्रोल करने से पहले अगर ये सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी का कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट शेयर्स का होल्ड करके बैठी है, तो ऑन दैट केस ओनली ये एक्सेप्शन काम आएगा। क्या बोलेगा ये एक्सेप्शन, कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी का शेयर्स होल्ड करके बैठी है। समझ में आया होगा, आई होप सो। ठीक है, पूरी जान निकल गई समझाने में। बस इतनी सी चीज है, हमने ये पूरा एग्जाम, क्योंकि जो सेक्शन ये जो इसका एक्सेप्शन है ना, कई सारे लोगों को डाउट होता है कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो ये बस इसका छोटा सा मैंने इसीलिए एक अच्छे तरीके से एक एग्जाम्पल कंप्लीट किया। तो ये इसका एग्जाम्पल था। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है लिस्टेड कंपनी के बारे में, जिसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। एक ऐसी कंपनी which has any of its securities listed on any recognized stock exchange, एक ऐसी कंपनी होगी जिसकी सिक्योरिटीज क्या की गई हैं, लिस्ट की गई हैं। कहाँ लिस्ट की गई हैं, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट की गई है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। बस एक छोटा सा सेक्शन था, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अब मेन सेक्शन आता है जो कि किसके बारे में बात करता है, ओपीसी। ओपीसी का मतलब क्या होता है, वन पर्सन कंपनी। जैसे डिफाइन कहाँ किया गया है, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत डिफाइन किया गया। कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसे पैराग्राफ में कंप्लीट करते हैं, फिर अपन इजिली तरीके से चार्ट फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इट इज अ कंपनी which has only one individual as its member and that person have to be an Indian citizen and resident of India, then only such person is eligible to incorporate OPC and be its nominee। क्या बोला गया, एक ऐसी कंपनी जिसका एक ही इंडिविजुअल है एक मेंबर के रूप में, ठीक है, और वो जो पर्सन है एंड दैट पर्सन, वो जो पर्सन है वो क्या है, इंडियन सिटीजन है और रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। बात सुनिएगा, दो क्राइटेरिया यहां पर खड़ी हो रही है। पहली बात वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरी बात वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ इंडिया में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा, टैक्स में आप ध्यान से पढ़ेंगे। फिर क्या बोला गया, देन ओनली, तभी वो उसी केस में वो पर्सन एलिजिबल होगा इनकॉर्पोरेट करने के लिए वन पर्सन कंपनी, या फिर अगर किसी भी वन पर्सन कंपनी को वो नॉमिनी बनना चाहता है तभी वो एलिजिबल होगा। कब एलिजिबल होगा, या तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और कब एलिजिबल होगा, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेसिडेंट होना चाहिए किसका, इंडिया का। ठीक है, मैंने अंतर बोल तो दिया, मैं बता देता हूँ छोटी शब्दों में, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियन सिटीजन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने का मतलब ये है, अपन टैक्स में पढ़ा है 182 दिन से ज्यादा है, और भी कई कंडीशन है, एडिशनल कंडीशंस वगैरह रखती हैं, जब टैक्स की क्लासेस चालू करेंगे तब पढ़ा लेंगे उसमें अच्छे से। तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेन 182 वाली कंडीशन लगती है, और इंडियन सिटीजन मतलब क्या होता है, आप यहीं जन्मे हो, ठीक है, या फिर यहाँ की नागरिकता ले लियो, सिटीजनशिप ले लियो, ये होती है। ठीक है, अपन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। ये एक प्रकार की प्राइवेट कंपनी होती है। ओबीसी कभी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती, वन पर्सन कंपनी जो है वो कभी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती, वो केवल और केवल क्या होंगी, प्राइवेट कंपनी होंगी। और इसे फॉर्म किया जाता है, इस कंपनी जो है किस तरीके से फॉर्म हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स के रूप में फॉर्म हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी के रूप में फॉर्म हो सकती है, और साथ ही साथ अनलिमिटेड कंपनी के रूप में भी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया, कोई पर्सन एलिजिबल नहीं है इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक से ज्यादा ओपीसी। क्या बोला गया, कोई पर्सन एलिजिबल नहीं है काहे के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक से ज्यादा ओपीसी, या फिर नॉमिनी बनने के लिए एक से ज्यादा ओपीसी में। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, क्या बोला जा रहा है इसमें कि कोई पर्सन, जितनी पर्सन ना, वो कोई पर्सन मान लीजिए सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, ठीक है ना, अब वो एक से ज्यादा ओपीसी नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकता, और ना ही अगर एक ओपीसी में नॉमिनी बन गया तो दूसरी ओपीसी में नहीं बन सकता है। अगर दूसरी ओपीसी में बनना है तो उस ओपीसी से नॉमिनी हटना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। इट कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी, नाइदर कैरी एनबीएफसी एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ये इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती या कन्वर्ट नहीं हो सकती किसमें, सेक्शन 8 कंपनी में, और ना ही कैरी कर सकती है किसी भी प्रकार की एनबीएफसी एक्टिविटी। अब आप पूछेंगे एनबीएफसी क्या, पता होगा बहुत सारे लोगों को, पर तभी मैं क्लियर कर देता हूं। एनबीएफसी मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मतलब क्या बोला गया, ये जो कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, ना ही कन्वर्ट हो सकती है किसमें, सेक्शन 8 कंपनी में, ना ही कैरी कर सकती है एनबीएफसी एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, ना ही किसी भी सिक्योरिटीज पे, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हो किसका, ओपीसी का, तो वहां पास दो कंडीशन दी गई है, तो या तो आप वॉलेंटरी कर सकते हो, ये तो कंपलसरी आपको करना ही करना पड़ेगा, दो कंडीशन आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं वॉलेंटरी। कब वॉलेंटरी हम कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने एक कंपनी थी एमएनसी, मैंने इसको एज आ मेन में ही मेंबर लेके ओपीसी कन्वर्ट किया। अब मेरे साथ मेरे पार्टनर्स जुड़े, मेरे ग्रुप्स जुड़ा, तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, कन्वर्ट करना चाहता हूँ। कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो अपने को ये चीज तो मालूम होना चाहिए, मैंने पहले ये बात बोली है, ये कन्वर्ट, ये क्या है, प्राइवेट कंपनी है, तो कन्वर्ट भी होगी तो केवल प्राइवेट में होगी, पब्लिक में नहीं हो सकती है। पब्लिक में बाद में हो सकती है, प्राइवेट से प्राइवेट हो गई, प्राइवेट से फिर पब्लिक हो गई, पर ओपीसी से डायरेक्ट पब्लिक नहीं हो सकती। तो ओपीसी जो है ये प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी जब 2 साल क्या हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको
ओपीसी तो मैंने खोल लिया एज ए ओपीसी, अब इसको प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कन्वर्ट तभी कर सकता हूं जब से इंकॉर्पोरेशन हुआ, जिस डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन, जिस दिन से इंकॉर्पोरेशन हुआ उसके आने वाले जिस दिन से इंकॉर्पोरेशन हुआ तब सबसे 2 साल कंप्लीट नहीं हो गए। जब से तब तक 2 साल कंप्लीट नहीं हो गए इस कंपनी को फ्रॉम द डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन, तब तक मैं अपनी कंपनी को एज अ प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं। ठीक है, कंपल्सरीली कब करना पड़ेगा, चाहे 2 साल वाली कंडीशन कब नहीं लगेगी, मतलब अगर आपका पेड अप पीएससी मतलब होता है पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाता है बियॉन्ड ₹50 लाख, अगर 50 लाख से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, या फिर टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है 2 करोड़ से ज्यादा। मेरी एक ऐसी ओपीसी है, मैंने ओपीसी तो खड़ी कर ली, अब इसका एक ही साल में भाई 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल हो गया, और दूसरी चीज मेरा टर्नओवर जो था ना 2 करोड़ से ऊपर चला गया, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, प्राइवेट कंपनी में। अब हमें कुछ फॉर्म्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं फाइल करना ओपीसी के टाइम पे। सबसे पहला आता है INC3। INC3 फॉर्म ही क्यों होता है, नॉमिनी कंसिडर करता है, नॉमिनी की कंसिडर करता है अपना कंसेंट, नॉमिनी जो होगा अपना कंसेंट देगा 15 दिन के अंतर्गत। ठीक है, INC4 किस काम पे आता है ओपीसी में, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल की जाएगी किसको, ROC को 30 दिन के अंतर्गत जिस दिन से इंकॉर्पोरेशन किया। INC32 क्या बोलते हैं, जो नेम होगा किसी पर्सन का नॉमिनेट किया गया है उसे मेंशन करना पड़ेगा किसमें, MOA में, किसके, ओपीसी के, और जो नॉमिनेशन होगा वो स्पाइस फॉर्म में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो INC32 क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। कब फाइल करना पड़ेगा, जब नेम किसी भी पर्सन को जो नॉमिनेट किया जा रहा है, मतलब हम किसी को भी हम नॉमिनी बना रहे हैं, तो फिर हमें जिस पर्सन का हमने नॉमिनी बनाया है उसको नॉमिनेट करने के लिए MOA में जब लिख रहे हैं तो फिर हमें INC32 फाइल करनी है, और जो नॉमिनेशन होगा वो स्पाइस फॉर्म में फाइल किया जाएगा। अब देख लेते हैं, कुछ और चीज तो नहीं बची, फिर इसको हम क्या करते हैं, चार्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं, बस ओपीसी में इतनी सी चीज बोली गई थी। अब हम क्या करते हैं, इसे एक चार्ट फॉर्म में पढ़ते हैं तरीके से। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पढ़ा सबसे पहले इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 किसका, कंपनी रेटिंग का, इसे डिफाइन किया गया किसमें, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 62 में। क्या बोलता है, ओपीसी, ओपीसी मतलब 1% कंपनी। ठीक है, इसको मारते हैं अपन गोला, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको मैंने यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं, अपन इसे यहाँ लिखते हैं क्योंकि चार्ट बनाने में इजी होगा, बीच में लिखेंगे तो इजी होता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 किसका क्या बोलता है, ओपीसी 1% कंपनी के बारे में बोलता है, इसको अपन ने मार दिया क्या, गोला। अब देखिए, सबसे पहले अपन ने इसमें क्या बात पढ़ी, सबसे पहले इसमें अपन ये बात पढ़ी, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडिविजुअल के द्वारा क्या की जाएगी, ओपन की जाएगी, जो इंडिविजुअल होगा वो इसका मेंबर होना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा, जो मेंबर होगा वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, COI सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और दूसरी बात वो ROI भी होना चाहिए, रेसिडेंट भी होना चाहिए इंडिया का। मैंने आपको बता दिया दोनों में क्या अंतर होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, तभी ऑन दैट केस ओनली वो पर्सन एलिजिबल होगा, काहे के लिए, 2 चीज के लिए, काहे के लिए, इंकॉर्पोरेट करने के लिए, ओपीसी इंकॉर्पोरेट करने के लिए, और दूसरी काहे के लिए चीज एलिजिबल होगा, नॉमिनी बनने के लिए, किसका, ओपीसी का। ठीक है, पहली बात, पहला पैरा हमने कंप्लीट कर लिया। फिर दूसरा हमने क्या चीज पढ़ी, दूसरी हमने चीज ये पढ़ी कि एक प्रकार की टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी नहीं होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, इसे फॉर्म किया जा सकता है, इसे फॉर्म कैसे किया जा सकता है, सबसे पहला लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी भी फॉर्म के थ्रू फॉर्म किया जा सकता है, लिमिटेड बाय गारंटी के थ्रू फॉर्म किया जा सकता है, और अनलिमिटेड कंपनी के थ्रू भी फॉर्म किया जा सकता है ओपीसी को। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, हमने ये पढ़ा कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं है, कोई पर्सन एलिजिबल नहीं, ऐसे लिखते थे, कोई पर्सन एलिजिबल नहीं है, काहे के लिए एलिजिबल नहीं है, इंकॉर्पोरेट करने के लिए, क्या इंकॉर्पोरेट करने के लिए, मोर देन 1 ओपीसी, या फिर नॉमिनी बनने के लिए इन मोर देन 1 ओपीसी में। देखिए तो इसकी बात होगी। ठीक है, तो नॉमिनी बनने के लिए मोर देन 1 ओपीसी में, तो पहली बात हमने क्या पढ़ी, इंकॉर्पोरेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है मोर देन 1, और नॉमिनी बनने के लिए एलिजिबल नहीं है मोर देन 1 ओपीसी में। ठीक है, मोर देन 1 ओपीसी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया, इसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, किसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और ना ही ये ना तो कन्वर्ट हो सकती है, देखिए 2 चीज, ना तो ये इंकॉर्पोरेट हो सकती है ना ही कन्वर्ट हो सकती है, किसमें, सेक्शन 8 कंपनी में,
किसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती, सेक्शन 8 कंपनी में। और इसी में हमने एक और बात पढ़ ली, इसी में हमने एक और बात क्या पढ़ ली, ये पढ़ लिया कि कैरी नहीं कर सकती क्या, एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी नहीं कर सकती, एनबीएफसी की एक्टिविटी नहीं कर सकती कैरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है अगर हम क्या करना चाहते हैं, कन्वर्जन करना चाहते हैं, किसका कन्वर्जन करना चाहते हैं, ओपीसी का कन्वर्जन करना चाहते हैं, तो दो कंडीशन अपनानी पड़ेगी, एक वॉलेंटरी है, एक कंपलसरी है। वॉलेंटरी मैंने जैसा कि आपको बताया था 2 साल जब तक एक्सपायर्ड नहीं हो जाते तब तक नहीं कन्वर्ट कर सकती। जब तक वॉलेंटरी करना है तो जब तक 2 साल एक्सपायर नहीं होते तब तक कन्वर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, कंपल्सरी कब करना पड़ेगा, 2 कंडीशन, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल या फिर टर्नओवर, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा है तो नहीं हो सकती, और टर्नओवर अगर आपका 2 करोड़ से ज्यादा है तो कन्वर्ट नहीं तो फिर आपको कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमने कुछ फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा, फॉर्म्स के बारे में पढ़ा। तो फॉर्म्स तो सीधे चीजें दी हुई हैं, एक आता है INC3, एक आता है आपका INC4, एक आता है INC32। बस इनके फॉर्म के बारे में डायरेक्टली चीजें लिखी हुई हैं, तो आप यही चीजें कर करके पढ़ लीजिएगा। तो हमने सेक्शन 2 के सब सेक्शन 62 ओपीसी के अंतर्गत बस इतनी सी चीज पढ़ ली। सबसे पहले कोई भी कंपनी जिसका एक इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल होगा वो मेंबर होगा, मेंबर जो होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या फिर रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा। INC मतलब इंकॉर्पोरेट करने के लिए ओपीसी, और एन मतलब नॉमिनी बनने के लिए किसका, ओपीसी का। दूसरी चीज वो टाइप हो सकती है केवल प्राइवेट कंपनी ही, ये क्या है, एक केवल किसके टाइप की, ये केवल प्राइवेट कंपनी ही हो सकती, पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। फिर क्या बोला कि इसे फॉर्म किया जा सकता है लिमिटेड बाय शेयर के रूप में, लिमिटेड बाय गारंटी के रूप में, अनलिमिटेड कंपनी के रूप में। फिर क्या हमने क्या चीज पढ़ी, कोई पर्सन एलिजिबल नहीं होगा इनकॉर्पोरेट करने के लिए मोर देन 1 ओपीसी, और नॉमिनी नहीं बन सकता किसी में मोर देन 1 ओपीसी में। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा अगर आप क्या बोला गया, ये क्या नहीं कर सकती, मेरी बात को ध्यान सुनिए, इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती, नहीं कन्वर्ट हो सकती किसमें, सेक्शन 8 कंपनी में। और दूसरी चीज कैरी नहीं कर सकती कोई भी एक्टिविटी किसमें, एनबीएफसी में। फिर क्या बोला गया, फिर ये चीज क्या बोली गई, अगर कन्वर्जन का केस है चाहे वॉलेंट्री हो चाहे कंपलसरी, अगर वॉलेंट्री का केस में क्या बोला गया, वॉलेंट्री केस में ये बोला कि जब तक आप 2 साल एक्सपायर नहीं जाते तब तक आप कन्वर्ट नहीं हो सकते, जैसे ही 2 साल एक्सपायर हुआ तभी आप कन्वर्ट हो सकते हो किसमें, प्राइवेट कंपनी में। दूसरी चीज क्या बोली गई, कंपलसरी कब, अब आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा चला जाता है तो आपको कंपलसरी हो जाता है कि क्या करो भैया, कन्वर्ट करो प्राइवेट कंपनी में, और टर्नओवर अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो आपको कंपलसरी हो जाता है कि आप क्या करो, सिंपल सी चीज आपको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करनी। फिर आपने फॉर्म पढ़ा INC3, INC4, INC32, तो ये हमने टोटली पूरा चार्ट फॉर्म में से कंप्लीट किया। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट हमारा क्या बोलते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि अब हम नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, नेक्स्ट कंपनी हमारी क्या बोलती है, नेक्स्ट कंपनी हमारी प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि प्राइवेट कंपनी को डिफाइन कहाँ किया गया है। प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं, प्राइवेट कंपनी कहते किसे हैं। ये हमें एग्जाम कंटेंट, यहाँ मैंने किनारे एक टैग लगाया है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम प्राइवेट कंपनी के बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चीज को, इस टॉपिक को, इस कंपनी को थोड़ी ध्यान सुनिएगा। ठीक है, अपने बेसिक लाइफ्स में भी नीड रहती है, जरूरी रहती है कि भैया कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी तो कम से कम जान ही जाए कि कौन होती है। ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी होता है। तो प्राइवेट कंपनी, इट इज अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 200, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट सिक्योरिटी। कुछ नहीं बोला गया। एक प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीजें लिखी गई। क्या लिखी गई हैं, जो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है क्या, ट्रांसफर करने से शेयर, किसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है जो कंपनी के पास राइट होता है कि क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसमें क्या किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनी के केस में वहां पास रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। दूसरी चीज क्या बोली गई, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 200। यहाँ पास मेन बात क्या बोली जा रही है, लिमिटेशन लगाई जा रही है कि मतलब कि आप अपने कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर्स को नहीं रख सकते हो। तीसरी चीज क्या बोला गया, प्रोहिबिट
प्रोहिबिशन लाया जा रहा है। प्रोहिबिशन काहे चीज का ला रहा है? कोई भी इनविटेशन नहीं दे सकते हो आप किसको? पब्लिक को। काहे के लिए? अपनी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करवाने के लिए। मतलब जो प्राइवेट कंपनी है वो अपनी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए किसी भी पब्लिक को, मतलब कि सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कराने के लिए पब्लिक को क्या नहीं दे सकते हैं अपन? इनविटेशन नहीं दे सकते हैं। मूव करते हैं इस 2K68 प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत सेक्शन 14 का 1 आता है। इसमें क्या बोला गया? एज पर सेक्शन 14 का 1 ऑफ द एक्ट, if a private company, being a private company, alter its article in a such manner that it no longer include restriction RLP। RLP क्या मतलब है? restriction, limitation and prohibition which have to be in the article of privacy। में कुछ नहीं बोला गया है, इसमें इतनी सी बात बोली जा रही है। तो सेक्शन 14 का 1 ये बोलता है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी होते हुए, मेरी बात को गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, कोई भी प्राइवेट कंपनी होते हुए अगर क्या कर रही है? अल्टर कर रही है। अल्टर मतलब होता है चेंज कर रही है। क्या? आर्टिकल। क्या कर रही है? क्या अल्टर कर रही है? आर्टिकल जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या कर रही है? चेंज कर रही है। किस मैनर में चेंज कर रही है? कि अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और प्रोहिबिशन जो अपन ने पहले पैरा पे पढ़ा ना, जो पहला पॉइंट पढ़ा, वो इंक्लूड ही नहीं कर रही है, या फिर उस अल्टर करके उसे हटा रही है, तो उस केस में वो प्राइवेट कंपनी जो होगी वो सीज टू बी प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। सीज मतलब प्राइवेट कंपनी को मान्यता नहीं जाएगी, मतलब वो प्राइवेट कंपनी फिर उसको नहीं मान्यता नहीं मिलेगी कि वो प्राइवेट कंपनी है। तो फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर कोई प्राइवेट कंपनी, सबसे मेन बात उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 चीज लिखना जरूरी है, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन। रिस्ट्रिक्शन क्या? कि ट्रांसफर नहीं कर सकती अपना शेयर्स। लिमिटेशन क्या? 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होनी चाहिए। प्रोहिबिशन क्या? कि पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकती सब्सक्राइब करने के लिए सिक्योरिटी। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी होते हुए, ठीक है ना, अल्टर कर रही, मतलब कि बता रही कि भाई मैं प्राइवेट कंपनी ही हूं, पर लेकिन अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसे अल्टर कर रहा हूं कि मैं जो रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन है ना, उसमें इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऑन दैट केस आप जो प्राइवेट कंपनी हो, आपको प्राइवेट कंपनी की मान्यता नहीं दी जाएगी, ठीक है ना, आप सीज टू बी प्राइवेट कंपनी हो जाओगे। फिर उसी के अंतर्गत सेक्शन 73 क्या बोलता है? सुनिए, 73 ये बोलता है, एक्सेप्ट जो प्राइवेट कंपनी है एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट अपने मेंबर से अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट। मतलब कि सेक्शन 73 अपन, जैसे कि अपन जानते हैं सेक्शन 73 जो है डिपॉजिट के बारे में डील करता है। किसके बारे में डील करता है? डिपॉजिट के बारे में डील करता है। ओके, तो इसमें बोला क्या गया है? ये बोला गया है सेक्शन 73 के अंतर्गत कि कंपनी जो प्राइवेट कंपनी ना, उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट दी गई है। ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट कंपनी जितनी चाहे उतनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सके, ठीक है ना, तो वो एक लिमिट दी गई है, उस लिमिट के अंतर्गत ही प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है? सेक्शन नंबर 73 के अंतर्गत डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है ना। अब कुछ प्रिविलेजेस भी दिए गए हैं किसको? प्राइवेट कंपनी। तो आइए प्रिविलेजेस पढ़ते हैं। They are granted with a certain privileges and exemptions under Company Act because not much public interest is involved, which are as follows। इन्हें कई सारे ऐसे प्रिविलेजेस और एग्जम्पशन भी दिए गए हैं किसके? इस एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर कई ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। अब क्या क्या? केवल 2 ही मेंबर रिक्वायर्ड है उसके इनकॉर्पोरेशन के लिए, 2 डायरेक्टर रिक्वायर्ड है अपॉइंट, 2 केवल। सबसे पहली बात क्या बोली गई? केवल 2 ही। अगर आप इनकॉर्पोरेशन करना चाहते हो ना प्राइवेट कंपनी, तो आपके पास 2 मेंबर है ना, तो चल जाएगा। फिर क्या बोला गया? केवल 2 ही डायरेक्टर रिक्वायर्ड है, मिनिमम 2 डायरेक्टर होनी चाहिए अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हो। उसके बाद तुमको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट जो रिक्वायर होता है बिजनेस को कमेंस करने के लिए, वो यहाँ पास रिक्वायर्ड नहीं है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। जो एमआर का प्रोविजन है सेक्शन 197 में दिया गया है। 197 क्या बोलता है? मार्जिनल रेम्युनरेशन। एमआर का मतलब मार्जिनल रेम्युनरेशन। वो कॉन्सेप्ट जो है प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता है, और उनको जो है रिपोर्ट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है एजीएम पे जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है वो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे प्रिविलेजेस और एग्जम्पशंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है वो इशू कर सकती है डिवेंचर किसी भी नंबर ऑफ पर्सन को, पर लेकिन उसके पीछे एक ही कंडीशन है, जो इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर डिवेंचर प्रोहिबिट किया गया है। क्या बोला गया? कि प्राइवेट कंपनी जो है वो डिवेंचर कई लोगों को इशू कर सकती है, नंबर ऑफ पर्सन को इशू कर सकती है, पर लेकिन ये कंडीशन ये लगाई गई है, ये इन्विटेशन नहीं दे सकती पब्लिक को, काहे के लिए? सब्सक्राइब करें। क्या सब्सक्राइब करें? यहाँ शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, डिवेंचर प्रोहिबिट किया गया, मतलब पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकती कि तुम आओ और सब्सक्राइब करो हमारा डिवेंचर, इस चीज का प्रोहिबिशन लगाया गया, ठीक है। अब देख लेते इसमें कुछ और बचा, नहीं तो इसे अपन चैट फॉर्म में कंक्लूड करके खत्म करते हैं। नहीं बचा है, ठीक है। तो बस प्राइवेट कंपनी में इतनी सी बात बोली गई। तो चलिए अब हम इसे खत्म करते हैं किसमें? चार्ट फॉर्म 2 का 68, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 68 कंपनीज एक्ट 2013 का।
किसके बारे में बात करता है? पीवीटी, प्राइवेट का शॉर्ट फॉर्म है, प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करता है। इसको मारते हैं अपन गोला। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है? सबसे पहला पॉइंट अपन ने क्या चीज पढ़ी, याद करिए। एक ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल में, यहां पर IAOA लिख देता हूं मैं, इजी होगा आपके लिए, जिसके आर्टिकल में 3 चीज लिखी गई हो। सबसे पहला RLP। RLP का मतलब रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन क्या? रेस्ट्रिक्शन यहां पर इसलिए कि राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है जो कंपनी के पास राइट होती है ट्रांसफर करने का शेयर्स। लिमिटेशन का है कि लिमिटेशन इस चीज की, जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक। प्रोहिबिशन किस चीज की लगाई जा रही है? इन्विटेशन टू, इन प्रोहिबिशन का लगाई जा रही है कि आप पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकते, काहे के लिए? टू सब्सक्राइब करने के लिए शेयर्स। ठीक है, हमारी बात आप सभी को क्या समझ में आई? आगे चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है 14 का 1, इसी के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था 14 का 1। 14 के 1 में क्या बोला? क्या? कुछ नहीं, अगर आप प्राइवेट कंपनी हो और प्राइवेट कंपनी ही होते हुए, मेरी बात को गौर करिएगा, प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी होते हुए, और आप क्या कर रहे हो? अल्टर कर रहे हो। अल्टर कर तो रहे हो, क्या कर अल्टर कर रहे हो? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अल्टर कर रहे हो। एक ऐसे मैनर में अल्टर कर रहे हो जिसमें से तुम क्या हटा रहे हो? रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और प्रोहिबिशन, इन तीनों को हटा रहे हो, जो अपन ने पहले पढ़ा। ये ऑन दैट केस आप जो प्राइवेट कंपनी हो ना, आप सीज टू बी प्राइवेट कंपनी हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? सीज टू बी प्राइवेट कंपनी हो जाओगे। ठीक है, तो हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 73 के अंतर्गत बोलता है। तो मेरी बात को गौर करिएगा, 73 के अंतर्गत बोलता क्या है? जो प्राइवेट कंपनी है ना, वो डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट तो कर सकती है, अनडाउटली वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, बट ओनली ऑन वन कंडीशन। कंडीशन को मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन क्या बोलती है? कि एक पर्टिकुलर लिमिट के अंतर्गत कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। वो अपन डिटेल्ड में पढ़ेंगे अपनी आने वाली वीडियोस पे, जिसपे अपन मैं सेक्शन नंबर 73 एक्सप्लेन करूंगा। पर अभी मैं ही बता देना चाहता हूं कि सेक्शन 73 के अंतर्गत बस इतनी सी बात बोली गई। इसके अंतर्गत यहां पास ये बोली गई, जो प्राइवेट कंपनी हो डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर सकती है, पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि पर्टिकुलर लिमिट तक ही एक्सेप्ट कर सकती है। बात को गौर करिएगा। अब इस पे अपन ने फिर क्या पढ़ा? प्रिविलेजेस पढ़ा। पी लिख देते हैं। प्रिविलेजेस में क्या बोला गया? मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। प्रिविलेजेस में यह बोला गया कि यहां पास कई सारे प्रिविलेजेस और एग्जम्पशन दिए जाते हैं कंपनी को। क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि नॉट मच पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व। मेरी बात सुनिए, यहां पर प्रिविलेजेस क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि यहां पास कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं, बस इसी कारण इसको क्या दिया जा रहा है? प्रिविलेजेस या फिर एग्जम्पशंस दिए जा रहे हैं। तो क्या क्या प्रिविलेजेस एग्जम्पशन दिए गए अपने को ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला ये बोला गया कि 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड है, काहे के लिए? इनकॉर्पोरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। फिर दूसरी चीज क्या बोली गई? 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है, काहे के लिए रिक्वायर्ड है? अपॉइंट होने के लिए रिक्वायर्ड है। फिर क्या बोला जा रहा है? फिर मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, फिर ये बोला गया इनको और एक चीज क्या रिक्वायरमेंट, इनको और क्या बोला गया? इनको कमेंसमेंट बिजनेस सर्टिफिकेट CBC जो रिक्वायर होता है, इनको नॉट रिक्वायर्ड है बिजनेस को कमेंस करने के लिए। फिर क्या बोला गया? फिर बोला गया है जो प्रोविजन है MR का, जो किसमें डिफाइन किया गया? 157 मार्जिनल रेम्यूनरेशन नहीं लगता है, ये अप्लाई करने सकते, ये जो सेक्शन है लगाने की जरूरत नहीं है। और AGM जो है ना, जो उसकी रिपोर्ट बनती है, वो नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर है, प्रिपेयर करने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये प्रिविलेजेस और एग्जम्पशन अपन ने पढ़ लिया। फिर अपन ने क्या पढ़ा? फिर अपन ने लास्ट पॉइंट पढ़ा कि जो प्राइवेट कंपनी है ना, ये डिवेंचर्स तो इशू कर सकती है, क्या? डिवेंचर पर, लेकिन कि नंबर ऑफ पर्सन को टू नंबर, यानी किसी भी नंबर ऑफ पर्सन कर सकती है। पर कंडीशन है, कंडीशन क्या बोली गई? कंडीशन ये बोलती है कि आप इनविटेशन नहीं दे सकते हो पब्लिक को, काहे के लिए? सब्सक्राइब करने के लिए डिवेंचर इशू कर सकती है डिवेंचर। कंडीशन क्या है? इनविटेशन नहीं दोगे पब्लिक को, सब्सक्राइब करने के लिए डिवेंचर। खत्म। कंपनी आर्टिकल ऑफ वाली बात पढ़ी, 14 के अंतर्गत बात पढ़ी, क्या क्या बोला गया था, रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन, प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करी, प्रिविलेज एग्जम्पशंस क्या है, और डिवेंचर वाली बात पढ़ ली।
यहीं पास जाके हमारा ये जो प्राइवेट कंपनी का पूरा सेक्शन था, पूरा कंपनी का इन डेप्थ चीज थी, हमने सारी चीजें आपको एकदम से क्लियर कर दी। ठीक है, अब अब हम नेक्स्ट सेक्शन की ओर मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है पब्लिक कंपनी के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन 2 के पब्लिक कंपनी जो है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइन की गई। बोलता क्या है, एक ऐसी कंपनी जो कि ना तो प्राइवेट कंपनी है, एक ऐसी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, या तो प्राइवेट कंपनी है जो कि सब्सिडरी है इंडिपेंडेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, या फिर जिसके पास मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, क्या बोला गया पब्लिक कंपनी में? पहला पॉइंट, एक ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, या प्राइवेट कंपनी है लेकिन वो प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है किसकी? इंडिपेंडेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, और जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब किया गया है। कोई भी सिक्योरिटी या फिर अदर इंटरेस्ट किसका? मेंबर का, किसी कंपनी का, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। और जो कॉन्सेप्ट है फ्रीली ट्रांसफरेबल वो डिस्क्राइब किया गया है किस केस में? वेस्टर्न महाराष्ट्र डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस बजाज ऑटो लिमिटेड के अंतर्गत। और एक और पॉइंट बोलता है कम मिनिमम 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड है इसके इनकॉर्पोरेशन के लिए, और 3 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है, और मैक्स टू मैक्स आप 15 डायरेक्टर्स ही रख सकते हो, 15 डायरेक्टर से ज्यादा नहीं रख सकते हो। अगर आप, हमने ऐसा कि पढ़ा था 15 डायरेक्टर से ज्यादा भी रख सकते हैं आप, लेकिन उस केस में आपको एसआर पास करने की जरूरत है। क्या पास करने की जरूरत है? मैं फिर से पूछना चाहता हूं, एसआर पास करने की जरूरत है। तो ये पब्लिक कंपनी है। एक बार देख लेते, कुछ और तो नहीं बचा? नहीं बचा। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी में बस इतनी सी बात बोली गई। अब अपन चार्ट फॉर्म पे इसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 2 के 71 के अंतर्गत बोली गई है। ठीक है, क्या बोला? पब्लिक कंपनी के बारे में बोला गया। ठीक है, इसमें क्या बोला गया? इसमें सबसे पहली बात बोली गई एक ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। मेरी बात को ध्यान दीजिए, जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। दूसरी चीज, कौन सी कंपनी? एक ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी है, पर लेकिन वो प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है। किसकी सब्सिडरी है? इंडिपेंडेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। किसकी सब्सिडरी? पब्लिक इंडिपेंडेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। और उसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? जो प्रिस्क्राइब किया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया, बस बात खत्म। ठीक है, और दूसरी चीज में अपन ने क्या पढ़ी? दूसरी चीज ये पढ़ी, दूसरी चीज बस इतनी सी बात पढ़ी कि जो सिक्योरिटीज है या अदर इंटरेस्ट है किसके मेंबर, किसके कंपनी को फ्रीली ट्रांसफरेबल है। क्या बोला गया? सिक्योरिटी या फिर इंटरेस्ट किसके? मेंबर के फ्रीली ट्रांसफरेबल है। क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल है। ठीक है ना। और जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल का, ये कहां डिस्क्राइब किया गया है? वेस्टर्न महाराष्ट्र डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस बजाज ऑटो लिमिटेड के अंतर्गत डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, और बस हमने इसमें कुछ चीजें और पढ़ ली। इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड है इनकॉर्पोरेशन के लिए। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि भैया 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। ये एसआर पास करके इंक्रीज भी किया जाता है। तो बस पब्लिक कंपनी हमारी ये हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, अब अपन मूव करेंगे नेक्स्ट किस पे? नेक्स्ट कंपनी पे। नेक्स्ट कंपनी बोलती है स्मॉल कंपनी के बारे में। तो स्मॉल कंपनी जो है उसे डिफाइन किया गया सेक्शन 2 के सबसेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। एक ऐसी कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी है जो सेटिस्फाई कर रही है 2 कंडीशंस। कंडीशंस क्या है? सबसे पहले जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड नहीं कर रहा है 50 लाख रुपए, ये फिर सच हायर अमाउंट जो कि 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और टर्नओवर जो है इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड नहीं कर रहा है 2 करोड़ रुपए, या फिर सच हायर अमाउंट जो कि 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जो कि अदर देन पब्लिक कंपनी होगी, जो सेटिस्फाई करती है दो कंडीशन। सबसे पहला पेड अप शेयर कैपिटल वाली कंडीशन, दूसरा टर्नओवर वाली कंडीशन। पेड अप शेयर कैपिटल में ये बोला गया एक्सीड नहीं कर रहा है 50 लाख रुपए या फिर हायर अमाउंट, पर लेकिन हायर अमाउंट जितना भी होगा पर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और टर्नओवर में इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर में, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में
एक्सीड नहीं कर रहा टर्नओवर 2 करोड़, या फिर हायर अमाउंट, जो हायर अमाउंट है वो 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट फॉलोइंग कंपनी जो, लेकिन फॉलोइंग कंपनी जो है भले सेटिस्फाई कर रही हो कंडीशंस किसकी, स्मॉल कंपनी की, उनको स्मॉल कंपनी कंसिडर नहीं किया जाएगा। कौन कौन सी, होल्डिंग हो गई और सब्सिडरी कंपनी हो गई, सेक्शन 8 कंपनी हो गई, और कोई कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है विद स्पेशल एक्ट से, जैसे कि बैंकिंग कंपनी हो गई, ठीक है। फिर 2 पॉइंट और क्या बोला गया, ये एक स्मॉल साइज प्राइवेट कंपनी है, और मर्जर एंड अमलगमेशन दो कंपनियों के बीच में, दो कंपनी के बीच में कैन बी डन विदाउट अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी, बिना एनसीएलटी के अप्रूवल के किया जा सकता है। तो ये था पूरा स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट। अब अपन इसे स्मॉल कंपनी को भी पूरा अच्छे से कंक्लूड कर देते हैं चार्ट फॉर्म पे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्मॉल कंपनी को डिफाइन किया गया 285 के अंतर्गत, एस कंपनी, ठीक है। एस कंपनी, अब देखिए सबसे पहले इसमें अपन ने क्या पढ़ा, इसमें ये पढ़ा एक ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, सबसे पहली बात, और जो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अब 2 कंडीशंस क्या हैं, 2 कंडीशंस क्या हैं, सबसे पहला पेड अप शेयर कैपिटल की बात करता है, दूसरा टर्नओवर की बात करता है। तो पेड अप शेयर कैपिटल में सबसे पहली बात क्या बोली गई, पेड अप शेयर कैपिटल में क्या बोला, पेड अप शेयर कैपिटल की क्या बात बोली गई, पेड अप शेयर कैपिटल में ये बोली गई कि एक्सीड ना करे कितना, 50 लाख रुपए, या फिर हायर अमाउंट, एचए लिख देता हूं, हायर अमाउंट, जो कि नॉट मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। टर्नओवर एक्सीड ना करे कब, इमीडिएट प्रीवियस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है ना। एक्सीड ना करे, कितना एक्सीड ना करे, एक्सीड ना करे 2 करोड़ रुपए, या फिर हायर अमाउंट जो कि मैक्सिमम कितना हो सकती है, नॉट मोर देन, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 100 करोड़ तक, ठीक। तो ये पहला चीज हमने पढ़ लिया। दूसरी चीज क्या पढ़ी कि, दूसरी चीज हमने ये चीज पढ़ी कि भाई प्राइवेट, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो भले कंडीशन सेटिस्फाई करते पर लेकिन उनको स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। तो कौन कंपनी, जिन्हें नॉट कंसिडर्ड एज स्मॉल कंपनी, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई, तो सुनिए 3 बात इसमें बोली गई। पहला होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, दूसरा कौन सी कंपनी है भाई, सेक्शन 8 कंपनी, तीसरी कौन सी कंपनी है, जो रजिस्टर्ड है स्पेशल एक्ट से, वो कंपनी से बैंकिंग कंपनी हो गई, ठीक है। तो उन कंपनी को रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये स्मॉल साइज प्राइवेट कंपनियां होती हैं, क्या होती हैं, स्मॉल साइज प्राइवेट कंपनियां होती हैं। और लास्ट पॉइंट क्या बोला गया, जो भी मर्जर और एमलगमेशन करना है बिटवीन 2 और मोर कंपनी, वो विदाउट अप्रूवल कर सकते हैं किसके, एनसीएलटी के, ठीक है। क्या बोला गया, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली बात अपन ने ये पढ़ी, ऐसी कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि ना तो पब्लिक कंपनी है, जो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करती है, पेड अप शेयर कैपिटल वाली, टर्नओवर वाली। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी, ऐसी कंपनी जिसको भले एक स्मॉल कंपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है पर उनको स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ऐसी कंपनी रजिस्टर्ड है स्पेशल एक्ट से। फिर ये स्मॉल साइज प्राइवेट कंपनी होती है, और मर्जर एमलगमेशन 2 कंपनियों के बीच में अब किया जा सकता है एनसीएलटी के अप्रूवल के बिना भी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट सेक्शन की ओर, ओके। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, वो केवल क्या बोलते हैं, लास्ट सेक्शन है हमारा, खत्म कर देंगे इसके बाद। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 92 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, जो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में बात करता है। क्या बोला गया, इट मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट्स ऑन इट्स लायबिलिटी, ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। क्या बोला गया, कोई भी कंपनी जो कि उसके मेंबर्स के ऊपर कोई भी लायबिलिटी की लिमिट नहीं लगा रही, उसे हम क्या कहते हैं, अनलिमिटेड कंपनी कहते हैं। तो बात खत्म हो गई यहाँ पास से। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा इंडिया में चलता नहीं है, पर हाँ ये कि चलता है कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब इंडिया के बाहर ये कॉन्सेप्ट मोस्टली वर्क करता है। इंडिया में इतना वर्क, ये जो अनलिमिटेड कंपनी कॉन्सेप्ट है ये इतना वर्क नहीं करता है। तो बस हमारा ये जो पूरा लेक्चर था सेक्शन 2 डिफिनीशंस के बारे में था, पूरी अच्छे कोशिश की समझाने की, एक एक सेक्शन अच्छे से हमने समझाया। सो ओके, थैंकिंग यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो काफ़ी कुछ अच्छा सीखा आप सभी ने। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए।
और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस के लिए। और हम एक सीरीज ही बना रहे हैं सेक्शन बाय सेक्शन की, जो कि आपको हर एक कंपनी लॉ का हर एक सेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, बस यही बात ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। और दूसरी चीज़, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल आप फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स के लिए। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जो हमारा टेलीग्राम चैनल को लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन करिए। कोई भी डाउट हो वहाँ पास पूछिए, आपको रिप्लाई विथ इन 12 आवर आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। ओके, थैंक यू ऑल फॉर दिस सेशन। आपके नाइस पेशेंस के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।